देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत आसान है एक्चुअली, क्योंकि 3 फार्मूला चैप्टर समाप्त, तो बहुत आसान चैप्टर है ये, ज़्यादा कुछ है भी नहीं। क्वेश्चंस भी जो आते हैं वो बहुत दिमाग लगाने वाले इस चैप्टर में से नहीं आते हैं, आसान है। अब देखो इसी का ये जो पार्ट है ना, इसी का एक पार्ट जो 9th स्टैंडर्ड में जाके जुड़ गया पहले एक्सरसाइज से रिलेटेड है। तो देखो तुमको मेन समझा दो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में तुम लोगों को बेसिक बातें पता है। ये कार्टेशियन प्लेन है, यहाँ पे पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव 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 नेगेटिव, ऐसा। इसको हम फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको सेकंड क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको थर्ड क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट जो है बोलते हैं। यानी कि इस तरीके से यहाँ पे कहानी चलती है। और x एक्सिस पे कोई भी पॉइंट होता है तो वो x, 0 के फॉर्म में होता है, y एक्सिस पे कोई भी पॉइंट होता है तो वो 0, y के फॉर्म में होता है। ये सारी कहानी जो है यहाँ पे चल रही है। अब यहाँ पे सबसे पहला कंसेप्ट आता है डिस्टेंस फार्मूला का। मतलब क्या है डिस्टेंस फार्मूला, कहना क्या चाह रहा हूँ मैं, अगर मैं एक ग्राफ तुमको बना के बताऊँ कि जिसमें एक कोऑर्डिनेट जो है मैंने ले लिया, चेकिंग दे दो, चेकिंग हो जाएगी तो फिर तुम लोग स्टेप प्रैक्टिस कर लो। तो अगर मैंने बोला फॉर एग्जांपल एक ये कोऑर्डिनेट है ना 3, 4, तो ये इधर 0, 4 से कितना दूर है मेरा क्वेश्चन ये, तो तुम लोग बोलोगे सर ये कितना यूनिट दूर है, 3 यूनिट दूर है। तो ये तो डायरेक्ट मेजरेबल था क्योंकि एक लाइन में आ रहा था। अगर मैं इसको बोलूं ओरिजिन से कितना दूर है तो तुम्हारा आंसर क्या होगा, मैं बोलूंगा 5 यूनिट दूर है। अब कैसे आया उसी चीज के ऊपर हमको समझना है। अब देखो तुम यहाँ पे कोई भी दो कोऑर्डिनेट के बीच का डिस्टेंस पता करना होता है ना, तो पहले तो दो कोऑर्डिनेट x1, y1 के फॉर्म में होते हैं और x2, y2 के फॉर्म में होते हैं। कि अगर दो कोऑर्डिनेट है तो x1, y1 और x2, y2 जो है इस फॉर्म में जो है हमारे ये दो कोऑर्डिनेट जो है होते हैं। अब यहाँ पे हम लोगों को समझना है जैसे 3, 4 था और 0, 0 था, इसके बीच में कितना दूरी है, यानी अगर इनको जोड़ते हुए लाइन बनाओ तो वो लाइन की लंबाई क्या होगी, उसको ढूंढने के लिए हम डिस्टेंस फार्मूला यूज करते हैं। और वो फार्मूला होता है अंडर रूट ब्रैकेट x स्क्वायर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये फार्मूला है, बहुत आसान है, देखने में डेंजर लगता है बस, कि डिस्टेंस फार्मूला है इक्वल टू अंडर रूट, पूरे के नीचे अंडर रूट है, और x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हमारा क्या है डिस्टेंस फार्मूला है। जैसे 3, 4 और 0, 0 के भी डिस्टेंस पता करना था ना, तो x2 माइनस x1 मतलब 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर, 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर और प्लस में 0 माइनस 4 का होल स्क्वायर, यानी कि ये जो है ये बन जाएगा -3 का स्क्वायर और प्लस में -4 का ये स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब -3 का जो स्क्वायर है वो बन जाएगा 9 और -4 का जो स्क्वायर है ये बन जाएगा 16, दैट इज अंडर रूट 25 हो जाएगा, जो कि 5 आ जाएगा। तो डिस्टेंस फार्मूला इस तरीके से हम लोगों को मदद करता है किसी भी दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस पता करने के लिए। वो आपका x2 और y2 0, 0 मैंने बोला ना ओरिजिन और इसके बीच की दूरी पता कर रहा हूँ, तो मेरे सवाल में ही 0, कोई भी क्वेश्चन में वही होगा। हाँ नहीं, कुछ भी हो सकता है, दूसरे नंबर भी हो सकता है। कैसे बताता हूँ, देखो पहला सवाल पहली एक्सरसाइज का, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ नंबर्स। जो ये नंबर है इनके बीच का डिस्टेंस पता करना है, 2, 3 और 4, 1 के बीच में जो है डिस्टेंस पता करना है। तो x1, y1 जो है उसको तुम मान लो 2, 3 और x2, y2 जो है उसको तुम मान लो 4, 1। अगर सर 4, 1 को x1, y1 मानते तो कोई प्रॉब्लम होता? कोई प्रॉब्लम नहीं होता। तुम किसी भी कोऑर्डिनेट को x1, y1 मान सकते हो, किसी भी कोऑर्डिनेट को x2, y2 मान सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। इनके बीच का डिस्टेंस पता करके देना है हम लोग को। तो डिस्टेंस फॉर्मूला होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यानी कि डिस्टेंस फॉर्मूला के हिसाब से 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर यहाँ पे करना पड़ेगा, प्लस ये क्या लिखा था मैंने 1 माइनस 3 का भी स्क्वायर करना पड़ेगा। तो 4 माइनस 2 जो होता है वो तो है 2 का स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा -2 का स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा 4 प्लस 4 यानी कि अंडर रूट 8, दैट इज 8 क्या होता है 2 इंटू 2 इंटू 2 होता है ना, यानी कि एक अगर जोड़ी का नंबर बाहर आ गया तो 2√2 और यूनिट लिख देना, क्योंकि कोई यूनिट नहीं दिया तो सिर्फ यूनिट लिख देना डायरेक्ट। तो इसमें आइडेंटिटी क्यों नहीं लगेगी? आइडेंटिटी वेरिएबल नहीं है ना, वेरिएबल होता है तो लगाओ, नहीं तो सॉल्व करके स्क्वायर कर दो। अब जैसे वेरिएबल आएगा कभी तो आइडेंटिटी लगाएंगे, ऐसा। ये क्लियर हुआ? अब ऐसे ही ये वाला भी है, अब ऐसे ही अगला वाला भी है। चलो सारी करवा देता हूँ कि क्लैरिटी आ जाए तुम लोगों को। अब देखो यहाँ पे -5, 7 दिया हुआ है
और -1,3 दिया हुआ है। अब तुम लोग क्या करो, -5,7 है, इसको x1 और y1 मान लो और इसको जो है x2 और y2 मान लो। तो डिस्टेंस फार्मूला वापस से याद दिलाता हूँ, √x2 - x1। पहले x2 x1 ले लो और फिर y वाले लोगों को ले लो y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो कुछ नहीं करना है, -1 -5 है, ध्यान रखना। देखो ये -1 है, लिख दिया, माइनस का साइन था, डाल दिया। अब वापस कौन आ रहा है, -5 आ रहा है। तो इस तरीके से हो गया -1 -5 का स्क्वायर, मतलब -1 + 5 का स्क्वायर हो गया। सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ? सही। फिर y2 - y1 का स्क्वायर, मतलब 3 - 7 का होल स्क्वायर। तो ये होता है √ में 4 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर। तो इट इज 16 प्लस में 16, दैट इज √32, दैट इज 4√2। अब उसको तुम 2 × 2 × 2 × 2 करोगे तो 4√2 आ जाएगा। क्लियर हुआ तुम लोगों को? सेम तरीके से हमारे अगले वाले वेरिएबल का सवाल है कि a, b है और -a, -b है। तो तुम इसको x1 y1 मान लो और इसको जो है x2 y2 मान लो। ठीक है, अब डिस्टेंस फार्मूला क्या है? डिस्टेंस फार्मूला है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो इक्वल टू में √ हो जाएगा और ये हो जाएगा -a का होल स्क्वायर। कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो? -a का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे बोलो क्या रहेगा, बोलो -b और माइनस का वापस से b आ जाएगा, उसका होल स्क्वायर, मतलब √-2a, -a हो रहा है तो -2a का होल स्क्वायर प्लस -2b का होल स्क्वायर। तो अगर इसको हम करते हैं तो ये हो जाएगा 4a² हो जाएगा और ये हो जाएगा 4b² हो जाएगा। तो अब इसमें 4 अगर तुम कॉमन लेते हो तो ऐसे ही से करा जाएगा। अब 4 का तो 2 बाहर आ जाएगा, रूट है तो, और √ में क्या हो जाएगा 2 ब्रैकेट a² + b। ठीक है, इस तरीके से भी हो सकता है। तो ऐसे नहीं कर सकते, वो रूट कैंसिल कर देगी और b नहीं कर सकते, एक इकलौता स्क्वायर है ना, इकलौता मतलब होल के स्क्वायर नहीं है, एक एक चीज का स्क्वायर है। एक एक टर्म का स्क्वायर होता है तो कैंसिल नहीं होगा, पूरे का स्क्वायर होना चाहिए था। अगर ऐसा होता ना √a + b का होल स्क्वायर तो स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाता, पर अकेला अकेला नहीं होगा। पहला सवाल हुआ। अब दूसरा सवाल जो है बोले डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट दिस एंड दिस। और अभी जो है तुमको ये तो देखो आ ही जाएगा, मैं एक नोट लिखा था, एक नोट जो है वो समझो। अगर कोई भी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस पता करना है और एक पॉइंट ओरिजिन है, इसको ऐसा बोला जाता है, ये ओरिजिन है ना 0,0, तो ऐसा बोल रहे हैं कि ओरिजिन और किसी पॉइंट के बीच का डिस्टेंस पता करना है ना, तो इसके कोऑर्डिनेट को अगर तुम xy ले लेते हो ना, तो उसका डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला डायरेक्ट x² + y² का होल रूट रहता है। अब आया कैसे वो भी बता देता हूँ, तुम इसको क्या कर लो। सर तो एग्जाम में डायरेक्ट लिख के आगे चलेगा, ये MCQ के लिए इंपॉर्टेंट है ना। और जैसे इधर एक कोऑर्डिनेट है x2 y2 मान लो और 0,0 है उसको x1 y1 मान लो, तो अल्टीमेटली तुम देखो हो क्या रहा है। अब जैसे वो 36,15 है उसको x2 y2 मान लो, तो डिस्टेंस फार्मूला नॉर्मली क्या होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो मतलब कि √ में 36 - 0 का होल स्क्वायर प्लस में 15 - 0 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा √36 का ही स्क्वायर हो रहा है और 15 का ही स्क्वायर हो रहा है। देख जो कोऑर्डिनेट थी 36 15 उसी का स्क्वायर होकर अंदर उड़ा रहा है, क्योंकि -0 तो सेम ही रहता है। तो इसको सॉल्विंग नहीं करना है मुझे, मेरे को बस ये समझाना है कि अगर दो कोऑर्डिनेट के बीच में डिस्टेंस पता कर रहे हो और एक ओरिजिन है, तो ओरिजिन से किसी भी कोऑर्डिनेट का डिस्टेंस पता कर रहे हो तो डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज हो सकता है। अब इस सवाल में तुम लोग इसको फर्दर सॉल्व करना है, समझ गए? 36 का स्क्वायर निकालो, 15 का स्क्वायर निकालो, जोड़ो, स्क्वायर रूट होता है तो निकाल देना, ऐसा। अब बोल रहे हैं डिटरमाइन इफ दिस पॉइंट आर कोलिनियर। कोलिनियर का क्या मतलब होता है मैं तुमको बताता हूँ। तीन कोऑर्डिनेट है, मान लो A है, B है और ये C है। अगर ये तीन पॉइंट कोलिनियर है ना, तो जब इसको ग्राफिकली प्लॉट करोगे तो एक स्ट्रेट लाइन देखने मिलेगी। कि अगर ये तीन पॉइंट कोलिनियर है ना, तो जब भी तुम इसको ग्राफिकली प्लॉट करोगे ना, तो तुमको क्या देखने मिलेगा, एक स्ट्रेट लाइन देखने मिलेगा। अब मेरे एनालिसिस को ध्यान से समझना, A, B और C ये तीसरा पॉइंट था। हाँ, इधर अब जब भी तीन पॉइंट कोलिनियर होते हैं, मैं बोल रहा हूँ AB + BC = AC। सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ? कि AB + BC जो है ये किसके बराबर आएगा, AC के बराबर आएगा। ये कोलिनियर की प्रॉपर्टी है। अगर ये तीन पॉइंट कोलिनियर है ना, तो सबसे पहले तो मैं AB का डिस्टेंस निकालता हूँ, BC का डिस्टेंस निकालता हूँ और CA का डिस्टेंस निकालता हूँ। और अगर ये तीन पॉइंट कोलिनियर है ना, तो दो डिस्टेंसेस को प्लस करके तीसरा डिस्टेंस आना चाहिए।
अगर ऐसा हो रहा है तो ये कोलिनियर है, और अगर दो वैल्यू को प्लस करके, दो डिस्टेंस को प्लस करके तीसरा वैल्यू नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये कोलिनियर नहीं है। समझे मेरी बात को कि कोलिनियर की प्रॉपर्टी क्या है कि तीनों एक लाइन पे लाई करते हैं। अगर एक लाइन पे लाई करते हैं ना तो कभी भी इसका और इसका जो सम है वो पूरे होल का सम बनना चाहिए। कि अगर एक लाइन पे लाई करते हैं तो इसका और इसका सम पूरे होल का सम जो है बनना चाहिए। तो हम उसी चीज पे मानेंगे। तो पहले हम लोगों को a कोऑर्डिनेट क्या है 1,5, b कोऑर्डिनेट क्या है 2,3 और c कोऑर्डिनेट क्या है -2, -11 डिस्टेंस निकालना चाहिए। अगर मैं डिस्टेंस a भी निकाल रहा हूँ, मतलब a और b का डिस्टेंस निकाल रहा हूँ, तो अगर मैं थोड़ा डायरेक्ट करने की कोशिश करूँ तो मैं 2 - 1 का होल स्क्वायर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस में 3 - 5 का होल स्क्वायर लिखूँ डायरेक्ट, तो कोई तकलीफ है तुमको? है ना, फार्मूला तो याद हो, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो x2 - x1 c के कोऑर्डिनेट काम के नहीं क्योंकि ये भी निकाल रहे हो, तो x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा √1 का स्क्वायर प्लस में -2 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी हो जाएगा √1 + 4 यानी इक्वल टू √5। क्या हो जाएगा? ये √5 हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है? तो ये a b का वैल्यू है। उसके बाद हमें निकालना पड़ेगा b और c का वैल्यू निकालना पड़ेगा। हो गया टेस्ट और स्टैट्स में AB का डिस्टेंस आया, अब B और C का डिस्टेंस निकालते हैं। तो BC के तुम ही मुझे बताओ, -2 का होल स्क्वायर याद है ना, x2 - x1 का होल स्क्वायर करना है, तो -2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, -2 का होल स्क्वायर प्लस में y2 - y1 मतलब 11 - 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो BC = -4 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा -4 का स्क्वायर 16 और 8 का स्क्वायर हो जाएगा कितना 64। तो ये तो हो गया √80। अब √80 तो खैर यहाँ पे काम का नहीं है। अच्छा एक प्रॉब्लम हुआ मुझे लग रहा है, मिस्टेक है, -11 है ना, वो वैल्यू -11 है, हमने उसको 11 ट्रीट कर दिया, -11 है। तो ये आएगा -14 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 16 + 196 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √212। ठीक है, अब अपने AC निकालते, तीसरा वही बचता है। तो A और C को देखो, तो x2 - x1 समझ पा रहे हो ना, क्यों कौन से कोऑर्डिनेट ले रहा हूँ, AC का डिस्टेंस है, तो -2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस में -11 - 5 का होल स्क्वायर, कि -11 - 5 का होल स्क्वायर कर लो। तो ये हो रहा है -3 का स्क्वायर प्लस -16 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा √9 + 256 दैट इज √265। अब अगर कोलिनियर है तो AB + BC जो है AC के बराबर आना चाहिए, बट इन दिस केस AB + BC इज नॉट इक्वल टू AC। AB + BC जो है वो AC के बराबर नहीं है। इसका ये मतलब है, क्या मतलब है जी, कि कोलिनियर के तीनों पॉइंट नहीं है, अगर होते तो इक्वल आता। तो इसका ये कार्य, तो देखो है तो डिस्टेंस फार्मूला ही, बस हमें बार-बार क्या है, इसको फार्मूला लगा के दूसरी चीजें चेक करनी पड़ती है। पूरा वही एक्सरसाइज वैसा ही भरा पड़ा है, देखते करते छोड़ेंगे नहीं। फोर्थ क्वेश्चन, चेक वेदर दिस पॉइंट आर वर्टाइसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। मतलब ऐसा ये लोग बोल रहे हैं कि अगर एक ट्रायंगल है, अगर ये तीन पॉइंट के बीच में एक ट्रायंगल बन रहा है, लेट्स सपोज इसके बीच में, इसके बीच में और इसके बीच में, मैंने नॉट ड्रॉन टू स्केल लगाया, इसके बीच में अगर एक ट्रायंगल बन रहा है तो ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगा, हमें इसको प्रूव करना है। मतलब कोई दो डिस्टेंस जो है वो इक्वल आनी चाहिए। आइसोसेलेस ट्रायंगल का क्या मतलब होता है, कोई दो डिस्टेंस जो है आपस में बराबर आनी चाहिए। तो हम लोग करते हैं, चलो इसको A मान लो, B मान लो, C मान लो, पहले A B निकालो। अब देखो डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर, बहुत ध्यान देना, x2 - x1 का होल स्क्वायर मतलब कि 6 - 5 का होल स्क्वायर और प्लस में y2 - y1, ध्यान देने वाला सवाल है, 4 - -2 है ये, 4 - -2 हो जाएगा, मतलब 4 +2 + 2 का होल स्क्वायर है, मतलब 6 - 5 क्या होता है 1 का स्क्वायर प्लस में 6 का स्क्वायर हो जाएगा, तो √1 + 36 दैट इज √37 आएगा। तो ठीक है, अब AC निकाल लेते, चलो AC निकाल लेते हैं हम लोग। तो 7 - 5 सही है ना, x2 - x1 का होल स्क्वायर, 7 - 5 का स्क्वायर प्लस में -2 माइनस, ध्यान देना, -2 - -2 का स्क्वायर हो रहा है, मतलब कि मैं बोल रहा हूँ कि ये तो चलो 2 का स्क्वायर हुआ,
यहाँ पे -2 + 2 का स्क्वायर है, सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? -1 + -2 + 2 0 हो जाएगा, तो यानी कि अल्टीमेटली √4 + 0 हो रहा है, √4 के बराबर है, जिसका आंसर आ रहा है 2। और अब हमको BC निकालना पड़ेगा। अब हम निकालते हैं BC, तो BC के लिए फॉर्मूला तो सेम ही है। अब देखो x2 - x1 का होल स्क्वायर मतलब 7 - 6 का होल स्क्वायर और प्लस में y2 - y1 का होल स्क्वायर मतलब -2 - 4 का होल स्क्वायर। तो ये आ रहा है 1 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर, तो यानी अंडर रूट में 1 + 36 दैट इज अंडर रूट में 37। तो ये वैल्यू और ये वैल्यू क्या आई? सेम आई। AB और BC क्या आया? सेम आया। तो as AB = BC, therefore this points नहीं, these points are the vertices of an equilateral isosceles triangle। कि ये जो 3 पॉइंट है ये आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टाइस है, क्यों? क्योंकि देखो साइड लेंथ नहीं है, समझे? तो बस डिस्टेंस फार्मूला लगाना है, लंबाई पता करनी है और जैसा बोलते हैं वैसा काम करना है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। पांचवा क्वेश्चन तुम लोग खुद करोगे, छठा क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ। पांचवा क्वेश्चन जो है छठे क्वेश्चन से आ जाएगा। देखो हमें क्या बोलते हैं कि 4 पॉइंट देते हैं, अभी हमने स्क्वायर डिटरमाइन किया, सॉरी ट्रायंगल डिटरमाइन किया, अभी हम लोग को क्या बोल दिया? 4 पॉइंट दे दिए और बोले कि कौन सा क्वाड्रिलेटरल है वो बताओ, ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल है वो बताओ। तो अगर मैं तुम और ये चारों पॉइंट को इन ऑर्डर लेने का, तो एक मैं क्वाड्रिलेटरल बना देता हूँ, मेरी बातों को ध्यान से सुनना, मेरी बातों को ध्यान से सुनना। इनको ऑर्डर में लो, जैसे ABCD ऑर्डर में ले सकते हो ना, कैसे? तो A के कोऑर्डिनेट को क्या ले लो? -1, -2 ले लूंगा मैं। अरे यार रुको, थोड़ा ऊपर हो गया ना। A B C D, तो -1, -2, एक ये A आया, फिर B ले लो 1, 0, C को ले लो -1, 2 और D को ले लो -3, 0। तो ये 4 कोऑर्डिनेट है, बोले कौन सा क्वाड्रिलेटरल बन रहा है बताओ। कौन सा क्वाड्रिलेटरल मतलब स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, पैरेललोग्राम है, रोम्बस है, इन 4 की बात होती है जल्दी से। तो स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, रोम्बस कौन सा क्वाड्रिलेटरल है ये बताना है। तो तुम लोग बिना साइड में ढूंढे बता सकते हो? नहीं, तो मुझे लगता है 4 बार डिस्टेंस फार्मूला तो लगाना ही पड़ेगा। अभी के लिए तो समझ रहे जो अब हम, तो 4 बार तो प्लॉट करके क्या चीज ग्राफ पे प्लॉट नहीं कर सकते हम लोगों को, इनके लिए ग्राफ पेपर नहीं मिलेगा सॉल्व करने के लिए। तो वो तो मैं कर लूंगा। नहीं तो स्टेप्स के मान से ना, तो यानी वही नहीं दिखाएगा। तो चलो पहले ए बी निकालो, 4 बार डिस्टेंस फार्मूला तो एक बार लगाओ, फिर कुछ और भी ऐसा सवाल है। ए बी का डिस्टेंस फार्मूला क्या बनेगा? x2 - x1, तो देखो 1 - -1 समझ पा रहे हो ना, 1 - -1 का स्क्वायर, फिर 0 - -2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 - -1 तो 1 + 1 हो जाएगा, 1 + 1 का स्क्वायर और 0 + 2 का स्क्वायर, दैट इज 2 का स्क्वायर है ना, 4 + 4 दैट इज √8, दैट इज 2√2। सही है? ए बी आया 0 - -2, ठीक है, 0 - -2 है। उसका बाद ए बी हो गया, BC निकालो। अब BC के लिए भी फार्मूला तो वही है। अब तुम देख लो -1 - 1 का स्क्वायर, सही है ना, -1 - 1 का स्क्वायर और फिर 2 - 0 का स्क्वायर, तो ये भी जो है ये बन रहा है -2 का होल स्क्वायर और प्लस में 2 का होल स्क्वायर, तो ये हो रहा है 4 + 4 दैट इज √8 दैट इज 2√2। क्या हो जाएगा ये? 2√2 हो जाएगा। उसके बाद में CD का वैल्यू ढूंढना पड़ेगा। CD का वैल्यू है √, वापस से -3 - -1 हो जाएगा, तो बेसिकली -3 + 1 हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बोलो कि x2 - x1 करूंगा तो -3 - -1 है, तो -3 + 1 है और फिर क्या है 0 - 2 का होल स्क्वायर। सही जा रहा हूँ? स्ट्रेट कॉन्करेंट लाइंस है क्या? बहुत सारे लाइन एक जगह पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पे जो है हमारे पास क्या बन रहा है, वापस से √8 बन रहा है, 2√2 ही बन रहा है, तो यानी कि ये वापस से क्या बन रहा है? 2√2 बन रहा है। जो स्क्वायर है वो रुक जाओ, हड़बड़ी नहीं। AD का भी 2√2 ही आने वाला है, खैर। हाँ। अब ये चारों साइड इक्वल है, तूने बोला स्क्वायर पैरेलल और रोम्बस, कौन गलत है? कोई भी नहीं। सही कौन है अभी तक नहीं पता। तो ये कंफ्यूजन ना हो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, डायगोनल्स का भी डिस्टेंस पता करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, डायगोनल्स का भी डिस्टेंस पता करते हैं। अगर दोनों डायगोनल्स इक्वल आए तो स्क्वायर है और दोनों डायगोनल्स अनइक्वल आए तो रोम्बस है। तो डायगोनल्स का भी डिस्टेंस पता करना पड़ता है। तो टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल पता करने के लिए तुमको 6 बार डिस्टेंस फार्मूला बिठाना पड़ता है। एक तो 4 साइड के लिए और 2 डायगोनल्स के लिए भी।
अगर चारों साइड बराबर है तो या तो स्क्वायर है या तो रोम्बस है। तो यानी कि अब डायगोनल्स देखना है कि अगर डायगोनल्स जो है वो इक्वल है तो स्क्वायर है, डायगोनल्स अनइक्वल है तो रोम्बस है। तो AC में भी डिस्टेंस फार्मूला लगेगा। तो AC का डिस्टेंस फार्मूला के लिए मैं बोलता हूँ -1 माइनस माइनस 1 है, -1 माइनस 1 का स्क्वायर, वही वाला है ना x2 माइनस हाँ, और 2 माइनस माइनस 2 का स्क्वायर। तो ये तो 0 हो गया, -1 प्लस 1 तो 0 हो गया, प्लस ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर, दैट इज √16। ये 4 आया। अब दूसरा डायगोनल निकालो, BD का वैल्यू निकालो। BD के लिए भी x2 माइनस x1 सही है गलत है? सही। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये भी जो मुझे लग रहा है √16 यानी 4 ही आया है। तो दोनों डायगोनल्स भी बराबर है, तो यानी क्या निकला? स्क्वायर निकला। तो डायगोनल्स भी चेक करना पड़ेगा, दोनों डायगोनल्स बराबर है तो स्क्वायर बोलेंगे, और अगर दोनों डायगोनल्स अनइक्वल होते हैं तो हम क्या बोलते हैं? रोम्बस बोलते थे। तो ये इसकी खास बात है जो तुमको समझनी पड़ती है। क्लैरिटी है? क्लियर है? हेलो? तो बाकी दोनों पार्ट करवाओ एकदम वैसे ही 6 बार डिस्टेंस फार्मूला। तो तुमको इसका कंक्लूजन बता देता हूँ, इसका तुम लोगों को कंक्लूजन बता देता हूँ। देखो स्मार्ट बोर्ड होने का फायदा, देखो व्हाइट बोर्ड बन गया ना। इसका कंक्लूजन बता देता हूँ। 4 शेप है हमारे पास, 4 शेप है। एक हमारे पास स्क्वायर है, एक रेक्टेंगल बन सकता है, ये टाइप ऑफ कोऑर्डिनेटर लिखते हैं। एक हमारे पास रोम्बस बन सकता है, एक हमारे पास रेक्टेंगल के साथ पैरेललोग्राम बन सकता है। अब देखो, अब अगर स्क्वायर है ना, स्क्वायर है ना, तो ऑल फोर साइड्स इक्वल और डायगोनल्स भी इक्वल है। रोम्बस है तो चारों साइड्स तो इक्वल तो है ही, पर जो डायगोनल्स है वो क्या है? अनइक्वल है। डायगोनल्स क्या है भाई? अनइक्वल। रेक्टेंगल में भी ऑल फोर्स नहीं होता है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। रेक्टेंगल के लिए अपोजिट साइड्स आर इक्वल, और रेक्टेंगल के भी डायगोनल्स तो इक्वल ही होते हैं। तो डायगोनल्स क्या है इसमें? इक्वल है। और पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड तो इक्वल है ही, और डायगोनल्स अनइक्वल होते हैं। तो कभी भी इन सवालों में क्लासिफिकेशन करना होता है ना, तो सबसे पहले फोर साइड्स का डिस्टेंस ढूंढो। अब उसमें कंडीशन होती है कि ऑल फोर साइड्स इक्वल आ रहे हैं, ऑल फोर इक्वल आ रहे हैं, या अपोजिट इक्वल आ रहा है। और अब अगर ऑल फोर साइड्स या अपोजिट दोनों में ही, अब तुमको क्या करना पड़ेगा? डायगोनल्स पता करना पड़ेगा कि डायगोनल्स इक्वल और डायगोनल्स अनइक्वल, ये समझना पड़ता है। और यहाँ पे भी डायगोनल्स इक्वल और डायगोनल्स अनइक्वल, ठीक है? स्पेलिंग कर लेते हैं वहाँ पे। अब अगर चारों साइड इक्वल और डायगोनल्स भी इक्वल है तो वो क्या बन गया? स्क्वायर। चारों साइड इक्वल है, डायगोनल्स अनइक्वल है तो क्या बन गया? रोम्बस। अपोजिट साइड इक्वल है, डायगोनल इक्वल है तो क्या है वो? रेक्टेंगल है। और अपोजिट साइड इक्वल है, डायगोनल्स अनइक्वल है तो क्या है वो? पैरेललोग्राम। समझे? इतना क्यों चर्चा कर रहे हो इस टॉपिक पे? बेसिक में आता है, बेसिक में बहुत ज्यादा आता है इसीलिए। तो स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, रोम्बस। ट्रेपेजियम हो सकती है। ट्रेपेजियम मुश्किल है क्योंकि ट्रेपेजियम में कुछ भी इक्वल नहीं आएगा। दो साइड इक्वल होते हैं ना। वो आइसोसेलेस ट्रेपेजियम होगा तभी। नॉर्मल ट्रेपेजियम में जरूरी नहीं है कि दोनों इक्वल हो। ऐसा कि समझ ले कि ये मेरा एक ट्रेपेजियम के लिए मैं बना रहा हूँ, ये दोनों लाइन तो पैरेलल है। अब तू ही मुझे बता, देख के क्या लगता है ये दोनों इक्वल है? पर ट्रेपेजियम तो है। तो यानी कि ट्रेपेजियम में जरूरी नहीं है दोनों इक्वल हो। तो इसके लिए सवाल वैसे स्टैंडर्ड में आते ही नहीं है, और एक्सटेंडेड में भी अभी तक, एक्सटेंडेड बोल रहा हूँ सॉरी, तुम आईटी वाले थोड़ी हो। बेसिक में आता नहीं है जल्दी से, स्टैंडर्ड में भी देखा नहीं गया अब तक ट्रेपेजियम को लेके कोई बस। क्लियर है ये? मिटा दो, लिख रही है है ना? मिटा दो। तो 6 वाले क्वेश्चन में यही कहानी है। अब ये लोग क्या करेंगे? अब डिस्टेंस तुमको दे देंगे, ये बहुत जोरदार है, स्टैंडर्ड के लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट है ये वाला, कि फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस व्हिच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बोथ द पॉइंट। देखो मैं ना तुमको मतलब समझाता हूँ इसका, पहले इसको ग्राफ बनाता हूँ और थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। 2, कहाँ लाई करेगा? कहीं ना कहीं इधर लाई करेगा, और माइनस नहीं, 2, इधर लाई करेगा, और -2, 9 जो है वो कहीं ना कहीं इधर लाई करेगा। तो एक्स एक्सिस में एक ऐसा पॉइंट बताओ जो दोनों से इक्विडिस्टेंट हो, मतलब समझ लो ये कोई पॉइंट है, तो इतना डिस्टेंस
और इतना डिस्टेंस, दोनों डिस्टेंस क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। तो x एक्सिस पे वो पॉइंट है ना, तो इसका मतलब उसका कोऑर्डिनेट x, 0 है। क्या है उसका कोऑर्डिनेट, x, 0 है। और हमें दो कोऑर्डिनेट कौन से दिए, -2, 9 दिया है और 2, -5 दिया है। अब मेरी बात को थोड़ा समझो, ये a है, ये b है, ये p है। अगर मैं ऐसा बोलता हूँ a b गिवन वाला, p मैंने x एक्सिस का पार्ट मान दिया, s पर लो, लाइन ऊपर आएगा ना। हाँ ऊपर आएगा। ठीक है, एक बार रफली समझ गए कि वो जो दो पॉइंट है वो क्या है, बराबर है। अपने बना लेते चलो, -2, 9 तो ऊपर का नहीं है, -2, 9। और अब x एक्सिस का पॉइंट ढूंढना है, तो समझ लो भाई, कहीं पे भी पॉइंट है इधर ही मान लो कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस पे क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। p है ये, और ये a है, ये b है। Sir, और x एक्सिस पे कोई भी पॉइंट होता हमें कहाँ है बैठना है? बाजू में, x एक्सिस पे कोई भी पॉइंट होता है ना, वो x, 0 के फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है, x, 0 के फॉर्म में होता है। x एक्सिस का कोई भी पॉइंट जो होता है। तो अब ये जो क्वेश्चन है, इन्होंने मुझे ये बताया कि p जो है वो a से जितनी दूरी पे है, वो p जो है b से भी उतनी दूरी पे है। इस सवाल ने मुझे क्या बताया कि जो p है, जो x, 0 मैंने माना है, p बोला है, तो p की जो a से दूरी है ना, वो p की जो b से दूरी है उसके बराबर है। इक्विडिस्टेंट बढ़ा है ना, तो यानी कि जो p a का डिस्टेंस है वो किसके बराबर है, p b के डिस्टेंस के। ये जो p a का डिस्टेंस है ना, वो किसके बराबर है, p b के डिस्टेंस के बराबर है, क्योंकि वो इक्विडिस्टेंट है इसलिए। अब तुमको कुछ भी नहीं करना है, लॉजिक सिर्फ फार्मूला लगाना है। पहले PA का लगाएंगे, फिर PB और इक्वेशन बैठा के बस यही करेंगे। तो चलो pa का लगाते हैं। तो बोलो x -2। मेरी एक बात ध्यान रखना, जब भी वेरिएबल आ जाए ना, तो तुम लोगों को एक बात बताता हूँ, तुम लोग मैक्सिमम केसेस में वेरिएबल को पहले रखना। मतलब x2 - x1 होता है ना, तो p को ही x2 y2 देना, इसको x1 y1 मत देना। सॉल्विंग में गलती होने से बचा रहा हूँ मैं तुम्हें। तो इसको पहले ले रहे हम, तो बोलो x -2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, सही है। और फिर 0 - 9 का होल स्क्वायर, फिर यहाँ पे x -2 का होल स्क्वायर और 0 - -5 का होल स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम है? अब देखो ये रूट दोनों तरफ है ना, ये रूट सॉल्विंग करने देंगे तुम लोगों को? नहीं। अगर दोनों तरफ में ऐसे रूट्स है तो यहाँ पे सॉल्विंग हमारे लिए थोड़ी हार्ड हो जाती है, तो हम एक स्टेप करते हैं यूज, उसको बोलते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड। हम एक स्टेप यूज करते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स में क्या होता है, दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं ना, तो ये रूट कैंसिल हो जाता है। दोनों तरफ का स्क्वायर रूट क्या हो गया, कैंसिल हो गया स्क्वायरिंग बोथ साइड से। और इधर का फार्मूला क्या बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो x + 2 का होल स्क्वायर प्लस -9 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x - 2 का होल स्क्वायर और प्लस 0 + 5 यानी 5 का होल स्क्वायर। अब ये देखो, इसमें आइडेंटिटी लगा लो, तो अब आइडेंटिटी लगेगी वेरिएबल एक जगह पे, तो a + b का होल स्क्वायर मतलब a² प्लस 2ab मतलब 2 × x × 2। 2ab का मतलब क्या होता है, 2 × x × 2, और प्लस में क्या हो जाएगा, ये b² हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, -9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा। वहां पे आइडेंटिटी बैठेगी a - b के होल स्क्वायर की, तो a² -2ab मतलब -2 × x × 4, तो -2ab प्लस b² मतलब 2 का स्क्वायर 4 और प्लस में 25 है। x² सेम है, काट दिया। 4x मत काटना, वो 4x इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो 4 भी काट दो, सेम है तो अच्छी बात है। इस 4x को इधर ले लो, तो ये वाला 4x तो था ही, ये वाला 4x तो था ही, और ये वाला 4x भी इधर आ जाएगा। और वहां पे क्या हो रहा है, वहां पे क्या हो रहा है, 25 था और ये 81 गया तो माइनस का हो गया, तो 8x = -56, x = -7। तो वो जो कोऑर्डिनेट है -7, 0 है, जो कि इन दोनों पॉइंट्स की इक्विडिस्टेंस है। समझ गए कि -7, 0 फिर समझ लो थोड़ा इधर कहीं पे आएगा, तो ये दोनों डिस्टेंस जो है आपस में क्या है, इक्वल है, ऐसा हमें सवाल में बोला है। ठीक है जी, समझे? इंपॉर्टेंट है, बेसिक के लिए भी, स्टैंडर्ड के लिए भी। तो इक्विडिस्टेंट वाला सवाल आता है 2-3 मार्क में इनको भी, तो यानी बहुत जरूरी है ये। क्लियर है ये? एक बार इसको अच्छे से देख लो ना, इसको अच्छे से देख लो एक बार, हड़बड़ी नहीं है चैप्टर खत्म करने का। चलो, क्लैरिटी है? हेलो, अब देखो वैसा ही मिलता जुलता सवाल, फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच find the value of y for which the distance between the point this and this is equal to 10 यूनिट। वाह, कि pq का जो डिस्टेंस फार्मूला मैं बिठा था, मैं क्या बिठा था, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 - y1 का होल स्क्वायर।
तो डिस्टेंस ऑलरेडी मुझे मिल गया 10, पर मुझे y नहीं पता, तो वेरिएबल वाले को x2, इसको जैसे x1 y1 मान लो और इसको x2 y2 मान लो। मैंने बोला था वेरिएबल वाले को x2 y2 मानना, तो 10 - 2 का होल स्क्वायर के बराबर है ये वैल्यू, और प्लस में y - -3 का होल स्क्वायर होगा, ध्यान रखना y -3 हो जाएगा, तो हो जाएगा y + 3। तो अब देखो एक बात बताओ, ये जो स्क्वायर रूट है ये बाजू में जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, इसको तुम लिख सकते हो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, वापस से लिख सकते हो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, या फिर ऐसे समझ सकते हो स्क्वायर रूट है बाजू में जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा 8 का स्क्वायर प्लस y + 3 का होल स्क्वायर। ध्यान देने वाली बात है, 100 = 64 प्लस ये a + b का होल स्क्वायर है, तो a² + 2ab प्लस में b²। 100 = y² + 6y, 64 + 9 होता है 73, ये 100 को इधर ले लो, तो y² + 6y + 73 - 100 = 0, इधर लिखो या इधर लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो y² + 6y और -27 = 0 -3 y -3 का होल स्क्वायर, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, फिर आइडेंटिटी बैठा दी, और अभी जो है हमें एक क्वाड्रेटिक पे आके अटक गया, अब इसकी भी डेटा स्प्लिटिंग करनी पड़ेगी, तो 27 मतलब 27 होता है, 6 लाना है मुझे, तो मैं 9 × 3 से ला सकता हूँ ना 6, है ना, पर एक प्रॉब्लम है यहाँ, एक प्रॉब्लम पता है क्या, सर आप माइनस आइडेंटिटी क्यों की ऐसे ही कर देते सर? हाँ वो भी कर सकते हैं, अगर आइडेंटिटी अवॉइड करनी है ना तो भी एक तरीका है हमारे पास, अगर आइडेंटिटी अवॉइड करनी है कोई डाटा स्प्लिटिंग वगैरह इतना कुछ भी, हाँ समझ गया वो, एक और तरीका है मेरे पास कि तुम लोग क्या करो, ब्रैकेट ही मत खोलो, तो ये हो जाएगा 100 = 64 प्लस y + 3 का होल स्क्वायर, 64 को इधर ले लो तो ये माइनस हो जाएगा, 100 - 64 = y + 3 का होल स्क्वायर, ये हो गया 36 = y + 3 का होल स्क्वायर, अब ये स्क्वायर है बाजू में जाएगा स्क्वायर रूट हो जाएगा = y + 3। इस मेथड में ध्यान रखना 36 का रूट करोगे सिर्फ 6 नहीं लिखोगे, +- 6 लिखोगे, तो y + 3, तो दो केस है यहाँ पे कि +6 = y + 3 है, और एक बार -6 = y + 3 है, तो एक y का वैल्यू 6 - 3 = y, मतलब y = 3 आएगा, और एक बार y का वैल्यू -6 - 3 = y, मतलब y = -9 आएगा। तो दो कोऑर्डिनेट हो सकते हैं, वो y में 3 डालोगे तो भी चलेगा, और डिस्टेंस जो है 10 यूनिट रहेगा, और y की जगह -9 डालोगे तो भी जो है डिस्टेंस कितना रहेगा 10 यूनिट ही रहेगा, तो ऐसे दो बार हो सकता है, तो ध्यान देने वाली बात है स्क्वायर रूट होगा तो +- 6 आता है, तो +6 और -6 के हिसाब से सॉल्विंग करनी है, क्लियर है। अब देखो 9th वाला क्वेश्चन नीचे इधर बोला है, ठीक है, 9 में बोला है Q जो है Q कोऑर्डिनेट है, ये इक्विडिस्टेंट है P से और R से, मतलब कोई जगह पे Q कोऑर्डिनेट होगा, समझ लो 0,1 है, वो इक्विडिस्टेंट है P से भी जो कि है 5, -3, और वो इक्विडिस्टेंट है R से भी x, 6 से, मतलब ये दोनों डिस्टेंस क्या है आपस में बराबर है, मतलब हम तो यही बोलेंगे ना कि PQ = RQ, बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे। और अब हमें ये वेरिएबल ढूंढना है, तो हमने देखा था इसका डिस्टेंस फार्मूला लगा दो, और कुछ भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, मतलब इसमें सीधे सीधे डिस्टेंस फार्मूला लगा दो, तो √PQ जा रहे हैं ना, तो 5 - 0 का होल स्क्वायर, सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ, सही प्लस -3 - 1 का होल स्क्वायर = RQ, तो x - 0 का होल स्क्वायर प्लस में 6 - 1 का, अब बोलो स्क्वायरिंग बोथ साइड अगर मैं कर दूंगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दूंगा, तो स्क्वायर रूट तो हट जाएगा, क्योंकि सॉल्विंग स्क्वायर रूट बिना नहीं हो सकती, स्क्वायर रूट के साथ नहीं हो सकती, तो स्क्वायर रूट को हटाना है तुमको, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करना पड़ेगा, अब 5 - 0 मतलब 5 का स्क्वायर है, -3 - 1 मतलब -4 का स्क्वायर है, रूट तो हट गए, स्क्वायरिंग बोथ साइड किया था, और x - 0 है मतलब x का स्क्वायर है, x² तो ऐसे लिख दो, और 6 - 1 है तो 5 का स्क्वायर है, अगर समझदारी दिखाओगे तो ये देखो ऐसा हो सकता है, 5 क्या करोगे, दोनों तो सेम है, अल्टीमेटली तो कट ही जाएगा, तो 16 = x², x = √16, that is x = +- 4, तो +4 भी हो सकता है -4 भी हो सकता है, ठीक है, स्क्वायर रूट करोगे तो +- क्योंकि -4 का भी स्क्वायर 16 है, +4 का भी स्क्वायर 16 है, तो जब स्क्वायर रूट करोगे तो +- 4 करना, तो x का दो वैल्यू पॉसिबल है, तो तुम समझे इस एक्सरसाइज में हार्ड नहीं है, सॉल्विंग थोड़ी चलती रहनी चाहिए, और डिस्टेंस फार्मूला याद होना चाहिए, और एक दो तरीके के सवाल अपने को आने चाहिए, कोलिनियर वाले, क्वाड्रिलेटरल बनाने वाले, इक्विडिस्टेंस वाले, बस, और एक आखिरी टाइप बनता है रिलेशन बनाने वाले, यानी टेंस बनाना,
कुछ भी नहीं है ये तो। फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट दिस इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट दिस। बोल रहे हैं इसको p मान लो और इसको a भी मान लो। तो बोल रहे हैं कि p पॉइंट x, y जो है अगर वो इक्विडिस्टेंट है, a पॉइंट जो कि मैंने 3,6 बोला है और b पॉइंट जो कि मैंने b पॉइंट ना जो कि मैंने -3,4 बोला है, अगर इक्विडिस्टेंट है तो रिलेशन बनाओ x और y के बीच में। मैं तुमको बताता हूँ, अभी इसको भूल जाओ। तुम लोग को इक्विडिस्टेंट पता है ना, तो तुम लोग बोलो ab बराबर bb। सही है गलत है? सही है। तो फार्मूला लगाओ। फार्मूला क्या है? x - 3 का होल स्क्वायर और प्लस में y - 6 का होल स्क्वायर। थोड़ा सॉल्विंग में बस ध्यान देना पड़ता है, दो वेरिएबल है इसीलिए। इक्वल टू वापस से अंडर रूट x - -3 मतलब कि x + 3 का होल स्क्वायर। सही है ना? x - -3 तो मुझे नहीं लगता कि अब इसमें तुमको कंफ्यूजन लगेगा, और x + 3 का होल स्क्वायर आएगा। और ये क्या है? y, तो ये हो जाएगा प्लस में y - 4 है वो होल स्क्वायर, y - 4 का होल स्क्वायर। अगर हम लोग स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर देते हैं, अगर हम लोग स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर देते हैं तो ये तो हट जाना। तो x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x + 3 का होल स्क्वायर प्लस में y - 4 का होल स्क्वायर। ये हमारी कहानी है यहाँ पे। अब इसमें आइडेंटिटी लगाओ हर चीज जगह पे। a - b का होल स्क्वायर है तो a² - 2ab प्लस b का स्क्वायर। वापस से a² - 2ab और प्लस का b²। अब ये a + b है तो a² + 2ab प्लस b², और यहाँ पे a² - 2ab प्लस b²। y² सेम है, काट दो। और क्या सेम है? x² काट दो। बोलो तो 9 और 9 भी काट दो। तो बच रहा है, एक बार क्या बच रहा है वो लिख लेते हैं। -6x - 12y प्लस 36 इज इक्वल टू 6x - 8y प्लस 16। वेरिएबल्स एक तरफ कर लो, मतलब x और y के नाम इधर ले लो, इस नंबर को वहां ले जाओ। तो -6x ऑलरेडी था, ये भी 6x आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। -12y ऑलरेडी था, ये भी 8y आ गया तो माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस का आएगा। और 16 था, ये 36 गया तो -36 हो जाएगा। तो ये बन रहा है, इसको मैं ना बाजू में लिख रहा हूँ, वो बन रहा है माइनस का 12x और माइनस का 4y बन रहा है इज इक्वल टू -20। क्या कॉमन ले सकता हूँ मैं? 4 ले सकता हूँ। मैं बोलता हूँ -4 कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा 3x और प्लस y हो जाएगा। सही है? -4 चला गया तो पॉजिटिव बन जाएगा, तो 3x प्लस y हो जाएगा इक्वल टू -20 है। तो -20 और -4 की डिवीजन लग जाएगी, तो 3x प्लस y जो है वो +5 आ जाएगा। एंड दिस इज व्हाट वी कॉल एज रिलेशन। ये रिलेशन है, एक इक्वेशन बना के छोड़ दो, जो भी है सिंपलीफाइड फॉर्म है। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट के दिस xy कोऑर्डिनेट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बोथ द पॉइंट। समझे? ये डिस्टेंस फार्मूला के बारे में था। दो ही एक्सरसाइज है, पहली एक्सरसाइज हमारी हो गई, दूसरी हम चालू कर रहे हैं। पर डिस्टेंस फार्मूला पे तुम लोग मेनली क्या समझेंगे भाई? कोई भी दो कोऑर्डिनेट के बीच का डिस्टेंस हमको निकालना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? फॉर्मूला x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, वो पूरा रूट में रहने वाला है। कोलिनियर का पॉइंट देखा, नॉर्मल कैलकुलेशन करी, ओरिजिन से अगर किसी भी डिस्टेंस को मेजर कर रहे हो तो फॉर्मूला x² + y² बन जाता है। कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, हाँ रूट, कोई भी क्वाड्रिलेटरल प्रूफ करना है, पूरा चार्ट बनवाया था, डायगोनल्स और चारों साइड देखनी पड़ती है। इक्विडिस्टेंट वाले फंडे में इक्वेट करना पड़ता है कि p पॉइंट अगर a और b से इक्विडिस्टेंट है तो pa बराबर pb जो है लेना पड़ेगा। अगर कहीं पे वेरिएबल है तो उसको ही x2 y2 लिखना है, ये बात को ध्यान रखना। और अगर तुमसे रिलेशन पूछा है कोई चीज का तो रिलेशन का मतलब होता है डायरेक्ट इक्वेशन बना के दे दो सिंपलीफाइड फॉर्म में। समझे? ये पूरा हमारा खत्म हो गया डिस्टेंस फार्मूला। अब हमारे पास आता है दूसरा टॉपिक जिसको हम बोलते हैं सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला होता क्या है मैं तुमको एक समझाता हूँ। एक समझ लो, एक लाइन है कि दो कोऑर्डिनेट के बीच में मैंने लाइन बना दी है ना, एक 3,3 ले लिया और एक मैंने क्या कर दिया 7,7 ले लिया। ये दो कोऑर्डिनेट है, इसके बीच में मैंने लाइन बना दी। इसके बीच में एक पॉइंट आया 4,4, इसने इस पूरी लाइन को जो है 1:3 के रेशियो में बांट दिया था। किस रेशियो में बांट दिया था? इस पूरे लाइन को 1:3 के रेशियो में बांट दिया था। फिर एक कोऑर्डिनेट आया था, 5,5, उसने पूरी लाइन को 1:1 के रेशियो में बांट दिया। फिर एक कोऑर्डिनेट आया था 6,6, जिसने पूरे लाइन को 3:1 के रेशियो में बांट दिया था। फिर एक जबरा कोऑर्डिनेट आया था, हाँ एक एकदम जबरा कोऑर्डिनेट आ गया था जो कि हमारा था 6.5, 6.5, इसने पूरे लाइन को 7:2 के रेशियो में बांट दिया। ऐसा हो रहा है। तो हमें जो है दो पॉइंट के बीच में कोई एक ऐसे कोऑर्डिनेट भी हो सकते हैं जो उस पूरी लाइन को जो है रेशियो में बांट देते हैं, जो उस पूरी लाइन को क्या करते हैं? रेशियो में बांट देते हैं।
तो अब अगर मेरा सवाल ही मैं चेंज कर दूं, मैं मेरा सवाल बोल रहा हूँ तुमको कि एक ऐसा कोऑर्डिनेट पता करके दो जो मेरे को इस लाइन को जो है 3:1 के रेशियो में बांट के देगा, तो वो कोऑर्डिनेट है हो गया x और y, है ना। अगर मैं तुमको बोलूं कि दो कोऑर्डिनेट मैंने तुमको दिए, उसके में लाइन बनी हुई है, मुझे जो है इन दोनों पॉइंट के बीच में एक ऐसा पॉइंट तुम ढूंढ के दो जो कि इस पूरे लाइन को 3:1 के रेशियो में बांटेगा। तो यहाँ पे हमें सेक्शन फार्मूला यूज करना पड़ता है, क्योंकि इस कोऑर्डिनेट में देखो ना, ये 3 सेक्शन ये एक सेक्शन में डिवाइड कर दिया था ना इसको। सेक्शन क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि डिवाइड हुआ है, सेक्शन में डिवाइड हुआ है, ऐसा बोल सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो बीच का कोऑर्डिनेट है जिसने इस पूरे लाइन को रेशियो में डिवाइड किया है, उसको कोऑर्डिनेट को निकालने के लिए हम लोग सेक्शन फार्मूला यूज करते हैं। इसमें सबसे पहले समझो टर्मिनोलॉजीज क्या। ये x1 और y1 है, ये x2 और y2 है, और जो रेशियो होता है ना, रेशियो 3:1 दिया है ना, इसको हम बोलते हैं m1:m2। क्या बोलते हैं, m1:m2। रेशियो को बस वेरिएबल दिया है मैंने, क्या m, रेशियो को क्या वेरिएबल दिया है मैंने, m वेरिएबल दिया है, तो रेशियो है m1:m2। तो यहाँ पे ये कोऑर्डिनेट निकालने के लिए मेरे पास 6 वैल्यू रेडी है, x1 y1 भी रेडी है, x2 y2 भी रेडी है, m1 m2 भी रेडी है। इन 6 चीज के बिना मैं ये कोऑर्डिनेट नहीं निकाल सकता, ये कोऑर्डिनेट मेरे लिए पॉसिबल ही नहीं निकालना। तो सेक्शन फार्मूला बोलता है अगर किसी भी दो पॉइंट के बीच में एक ऐसा कोऑर्डिनेट ढूंढना है ना जिसने उस लाइन को m1:m2 के रेशियो में बांटा है, तो ये कोऑर्डिनेट जो x और y, यहाँ पे 1 2 कुछ भी नहीं कर रहा, सिर्फ x और सिर्फ y लिख रहा है, तो ये जो बीच का कोऑर्डिनेट है ना x, इसको ढूंढने का फार्मूला होता है m1x2 m1:x2 प्लस m2:x1 अपॉन में m1 प्लस m2। खत्म हो गया। m1x2 प्लस m2x1 प्रोडक्ट है ये m1:x2 प्लस हो रहा है m2:x1 के अपॉन में m1 प्लस m2 आ रहा है। ये x निकालने का फॉर्मूला है। जब y निकालना है तो x की जगह y आ जाएगा कि m1 के साथ y2 आएगा। अगर m1 है तो y कौन सा आएगा, 2 आएगा। फिर प्लस में m2 लिखोगे तो y कौन सा आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और अपॉन में क्या बन जाएगा, m1 प्लस m2 बन जाएगा। अपॉन में क्या बन जाएगा, समझिएगा नहीं। तो ये सेक्शन फार्मूला है, इतनी वैल्यू बिठाने से ही हमारा काम हो जाता है। अब देखो हमने लिखा था कि भाई 6,6 में 3:1 का रेशियो आया था, हम देखते हैं कि फार्मूला वर्क करता है या नहीं करता है ना, रक्षित ध्यान है ना। तो है ना, तो अब m1 का वैल्यू बोलो, दिस इज m1 एंड दिस इज m2। तो देखो देख के बोलना, ध्यान से बोलना यहाँ पे, क्योंकि वैल्यू अगर गलत बिठाए तो आंसर गलत हो जाएगा। m1 का वैल्यू क्या है, 3, तो यानी 3 इनटू x2 का वैल्यू क्या है, 7 प्लस m2 का वैल्यू क्या है, 1 इनटू x1 का वैल्यू क्या है, 3 इनटू प्लस m1 प्लस m2 मतलब 3 प्लस 1। तो ये क्या बन रहा है, 21 प्लस 3 अपॉन में 4 हो रहा है, राइट। तो ये कितना हो रहा है, 24 अपॉन में 4 जो कि आ रहा है 6। तो हमने भी 6 और 6 कर दिया था, तो x तो 6 आ गया, सेम तरीके से y भी क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, है ना। कैसे आएगा, वैल्यू बिठा के देख लो, है ना। m1 की जगह क्या रखोगे, बोलो m1 की जगह क्या रखोगे, बोलो 3, और फिर y2 की जगह क्या रखोगे, 7, और फिर m2 1 और ये 3 अपॉन में 3 प्लस 1। देखो सेम ही तो बन रहा है, 24 अपॉन 4 यानी कि 6। तो हम लोग इस तरीके से पता कर सकते हैं। तो हमें दो कोऑर्डिनेट पता करने हैं, रेशियो क्या है वो पता करना है। तो कौन सा कोऑर्डिनेट है बीच में जिसने इस पूरे लाइन को इस रेशियो में बांट दिया है, 3:1 के रेशियो में बांट दिया है, वो मैं इजीली पता कर सकता हूँ। क्लियर है सर, तो m1 m2 कोई भी ले सकते हैं। m1 m2 रेशियो है, वो रेशियो तुम्हें गिवन होगा, हाँ वो देंगे तुमको कि कोई एक ऐसा पॉइंट बताओ कि 3:1 का रेशियो बने। क्योंकि हमने देखा था जब रेशियो चेंज हो रहा था तो कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहे थे, तो यानी कि कोई भी कोऑर्डिनेट के लिए कोई भी रेशियो तो नहीं चलेगा। वो लोग नॉर्मली तुम्हें कोऑर्डिनेट ढूंढने के लिए रेशियो बताएंगे, जैसे 3:1 या 1:3। हाँ दे सकते हैं, 7:2 दे सकते हैं, 1:1 दे सकते हैं, 9:8 दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं। तो वो लोग देंगे, कोई भी रेशियो पॉसिबल है। इतनी बात क्लियर हुई, इतनी बात क्लियर हुई। आगे बढ़ूं, थोड़ा नींद सा आ रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है ना, क्योंकि समझ में आना चाहिए, बहुत इजी एक्सरसाइज है इसकी भी, है ना, कुछ है नहीं है अभी। लिख दो, स्टेटमेंट लिखना जरूरी है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द जॉइंट ऑफ दिस एंड दिस इन द रेशियो 2:3। सेक्शन फार्मूला के सवाल को विजुअलाइज करो। मतलब मैं क्या कह रहा हूँ, सेक्शन फार्मूला के सवाल को विजुअलाइज कर लो, एक ऐसा फिगर बना लो और कहीं भी बीच में पॉइंट डाल दो। तो बोल रहे हैं -1,7
और 4, -3 को जोड़ती हुई एक लाइन है, उसमें कोई एक कोऑर्डिनेट है x, y, जिसने क्या कर दिया, इसको 2:3 के रेशियो में बांट दिया। जिसने क्या कर दिया, इसको 2:3 के रेशियो में बांट दिया। तो हमें बोलना है उसके कोऑर्डिनेट। तो ये x का फॉर्मूला बोलो। सबसे पहले तो फॉर्मूला से पहले चलो डिफाइन कर लेते हैं। ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, और ये क्या है, m1:m2। क्या है ये? तो अब x का वैल्यू निकालना है अगर, तो x का फॉर्मूला याद करो क्या था, पहले m1 था। अगर m1 है तो x क्या आएगा, 2 आएगा, और प्लस के बाद m2 है तो x क्या आएगा, 1 आएगा। अपॉन में रेशियोज का सम हो जाता है m1 प्लस m2। तो बोलो m1 का वैल्यू बोलो 2, m2 का, h2 का 4, प्लस m2 का 3, x1 का अपॉन में क्या करूं, 2 प्लस 3। तो ये हो जाएगा 8 - 3/5 दैट इज 5/5 दैट इज इक्वल टू 1। तो x कोऑर्डिनेट तो इसका क्या आया, 1 आया। अब y के लिए फॉर्मूला बोलो क्या है, m1 है तो y2 प्लस m2 है तो y1 अपॉन में प्लस m1 प्लस m2। m1 का वैल्यू बोलो 3 नहीं 2, पहला तो 2 नंबर है 2। y2 का वैल्यू बोलो -3, अच्छा ठीक है, प्लस m2 का बोलो 3, y1 का बोलो 7, अपॉन में 2 प्लस प्लस 3। तो ये हो रहा है -6 + 21/5 दैट इज 15/5 दैट इज 3। तो किस कोऑर्डिनेट ने इसको डिवाइड किया है, 1,3। 1,3 ने इस पॉइंट मतलब 1,3 ने इन दोनों के जॉइंट लाइन को जो है 2:3 के रेशियो में बांटा है। क्लियर है? क्लियर है? अब इसी में थोड़ी बहुत और ये लोग बातें करेंगे क्या, कि भाई फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राई सेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस एंड दिस। मैं एक बात बताता हूँ, बहुत अच्छा ये कंसेप्ट, इजी है कंसेप्ट ट्राई सेक्शन का। देखो 4,1 और -2,3 है, ठीक है, 4,1 है, 4,-1 एक्चुअली, और -2,-3 है। ट्राई सेक्शन का मतलब है ऐसे दो कोऑर्डिनेट है इस लाइन पे जिसने इसको 3 इक्वल पार्ट में बांट दिया है। ट्राई सेक्शन का क्या मतलब है, एक कोऑर्डिनेट की बात नहीं कर रहे, इस बार बीच में दो कोऑर्डिनेट है जिसने इस लाइन को जो है 3 इक्वल पार्ट में बांटा है। अब दो कोऑर्डिनेट आएंगे तो देखो पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, इसके वेरिएबल्स को अगर x y में मानता हूं और इसके वेरिएबल्स को a और b मान लेता हूं, चलेगा ना? चलेगा ना? वेरिएबल दे रहा हूं बस, मैं और तो कुछ नहीं कर रहा। ये तो फिक्स है x1 y1 x2 y2। अब देखो रेशियो के बिना मैं ये कोऑर्डिनेट्स नहीं ढूंढ सकता। तो तुम एक बात को समझो, xy अगर ये है तो इससे द कोऑर्डिनेट ने एक हिस्से इधर रखे और दो हिस्से बाद में रखे। मतलब इस कोऑर्डिनेट ने 1:2 के रेशियो में नहीं बांटा है कि ऐसा मान लो अगर ये पूरा 30 सेंटीमीटर का लाइन था तो इसने जो है यहाँ पे 10, यहाँ पे 10 और यहाँ पे 10 बन रहे हैं, तो इससे पहले 10 है और इससे पहले 20 है, मतलब 10:20 1:2 का रेशियो है ना। कितने का रेशियो, 1:2 का। तो ये जो पॉइंट है इसने इस लाइन को एक्चुअल में 1:2 के पार्ट में बांटा है, और ये जो पॉइंट है इससे पहले दो पॉइंट थे, इसके पहले एक था, तो इसने बांटा है 2:1 के रेशियो में। बोलो सबसे पहले तो ये क्लैरिटी हुई। कोई भी ट्राइसेक्शन का सवाल हो रेशियो 1:2 और 2:1 ही आने वाला है, क्योंकि अगर 3 पार्ट में बांटा गया है तो पहले वाले पॉइंट के लिए उससे पहले एक पार्ट है और इसके बाद जो है दो पार्ट है, तो इसके लिए जो रेशियो है वो 1:2 का है। परंतु इस वाले के लिए जो रेशियो है इससे पहले दो पार्ट है, इससे पहले दो पार्ट है, तो इसके पहले दो पार्ट है, इससे पहले एक पार्ट है, तो जो रेशियो बनेगा वो क्या बनेगा, 2:1 बनेगा। कितना बनेगा रेशियो, 2:1 बनेगा। ये बहुत खास बात है, चांद सितारे वाली बात है। तो हम xy पहले ढूंढ रहे हैं तो इसको भूल जाओ, जब उसकी बात करेंगे तब उसको देखेंगे। xy के लिए 1:2 का रेशियो है, तो x का फॉर्मूला एक बार याद दिलाना जरा, m1 x2, सही है ना, m1 तो x2 प्लस m2 और x1 अपॉन में m1 + m2। तो m1 जो है वो कितना दिया है, 1 है। x2 बोलो जरा, x2 -2 प्लस m2 कितना है, 2 x1 बोलो जरा, 4, और अपॉन में क्या, 1 + 2। तो ये बन रहा है -2 + 8/3 दैट इज 6/3 दैट इज इक्वल टू 2। और फिर y निकालने के लिए m1 y2 + m2 y1 अपॉन में m1 + m2। सही है, फॉर्मूला सही लिखा मैंने। अब m1 का वैल्यू बोलो कितना, 1 y2 का वैल्यू बोलो कितना, -3 फिर और भी लोग बोलो भाई, m2 का वैल्यू 2, y1 का -1 प्लस y1 का -1 अपॉन में
तो बोलो ये क्या बन रहा है -3 -2 है ना, कहीं पे गड़बड़ी नहीं हुई ना, इस चीज का ध्यान रख लेना। चलो ठीक है, अपॉन में 3 मतलब -5 अपॉन में 3 चलता है, ऐसे भी आता है। तो मतलब जो ये कोऑर्डिनेट है, दिस कोऑर्डिनेट इज 2, -5 अपॉन 3, ठीक है, 2, -5 अपॉन 3। अब देखो इसके भी कोऑर्डिनेट पता करने, क्योंकि कोऑर्डिनेट्स बोला है ना, तो इसके भी कोऑर्डिनेट पता करने। अब इसके लिए बस रेशियो जो है वो क्या बन जाएगा, तो फॉर्मूला एकदम सेम है, x1 y1 x2 y2 का वैल्यू सेम है, बस m1 की जगह 2 कर देना, जहां पे मैं 1 लिखा था, और m2 की जगह 1 कर देना। क्या चीज, हाँ, और कुछ भी नहीं, तो बस 2 + 1 हो जाएगा, या फिर स्विच हो जाएगा। कराओ सेम टू सेम, बस 2 और 1 को स्वैप करना और जो आंसर आएगा वो आ जाएगा। अब देखो ये इजी है। अब देखो केस स्टडी जैसा सवाल है, पर है बहुत आसान, ध्यान से पढ़ना, बहुत आसान। एक स्पोर्ट डे एक्टिविटी कंडक्ट की है एक हमारे रेक्टेंगुलर सेफ गार्डन में। इनमें लाइन बनाई है चौक से एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच, और 100 फ्लावर पॉट रखे एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच अलोंग द लाइन AD, ये AD। अब देखो ये पहला फ्लावर पॉट है तो 1 का डिस्टेंस है, दूसरा फ्लावर पॉट है 2 का डिस्टेंस है, तीसरा फ्लावर पॉट है 3 का डिस्टेंस है। टोटल कितने फ्लावर पॉट रखे, 100। तो कितने का डिस्टेंस है, 100 का। सवाल तुमने पढ़ा, हाँ क्या ना, तो बोलो यार। ये पूरा जो है ये 100 मीटर आया। अब बोल रहे निहारिका जो है वो 1/4 भागी AD का डिस्टेंस। अब AD कितना है पूरा 100, अगर वो 1/4 भागी 100 का, तो यानी वो 25 भागी, और वो सेकंड लाइन पे। तो कोऑर्डिनेट वाइज सोचो, यहाँ पे 10 लाइन है और ये 25 पे भाग के इसने झंडा लगा दिया, पोस्ट ग्रीन फ्लैग। तो इसने एक्चुअल में जो है झंडा 2,25 पे लगाया है या नहीं लगाया है? इसने एक्चुअल में झंडा जो है 2,25 पे लगाया है, और ये 1/5 डिस्टेंस प्रीत भागी है, मतलब 20 मीटर भागी है, और ये 8th लाइन पे, मतलब इसका कोऑर्डिनेट क्या है झंडा लगाने का, 8,20। अब हमें बोला है कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग। इस सवाल का हम आंसर नहीं करेंगे क्योंकि डिस्टेंस फार्मूला से आएगा, तो x2 - x1 y2 - y1 का स्क्वायर का अंडर रूट वगैरह करके हो जाएगा। क्या हुआ, यही कोऑर्डिनेट्स का, ये हमारा अभी कंसर्न नहीं है, ये इसका पार्ट पुराने एक्सरसाइज से है, वो तुम कर सकते हो। पर हमारा कंसर्न ये सवाल है, इफ रश्मि हैज टू पोस्ट अ ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफवे बिटवीन द लाइन सेगमेंट, वेयर शुड शी पोस्ट हर फ्लैग। मेरी बात को ना थोड़ा ध्यान से सुनना, मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर ये हमारे पास एक लाइन है, एकदम बीचों बीच जो है किसी ने अगर पॉइंट लगाया है, कुछ लगाया है, कोई कोऑर्डिनेट है, तो रेशियो 1:1 होगा कि नहीं होगा? अगर एकदम बीचों बीच है तो रेशियो 1:1 है। एक चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं तुम्हें, क्या समझाना चाह रहा हूँ मैं, कि अगर यहाँ पे x1 y1 है और यहाँ पे x2 y2 है ना, तो अब तुम लोग एक बार इसके x और y का फॉर्मूला बताओ। x का फॉर्मूला क्या बनेगा, m1x2 प्लस m2x1, तो यानी कि 1 into x2 प्लस में 1 into x1 अपॉन में 1 + 1, बेसिकली x1 + x2 अपॉन 2 बन गया। और सेम y निकालना हो तो y1 + y2 अपॉन 2, एंड दिस इज आल्सो व्हाट वी कॉल एज मिड पॉइंट फार्मूला। यही हमारा क्या है, मिड पॉइंट फार्मूला है। एक बात तो समझो, एग्जैक्ट बीचों बीच अगर लगाना है तो रेशियो तो 1:1 है। तुम सेक्शन फार्मूला में भी रेशियो 1:1 रखोगे ना, तो भी आंसर वही आएगा। तो उससे अच्छा जो है हम लोग उतना बड़ा फार्मूला इस केस में यूज नहीं करेंगे, और जो छोटा फार्मूला अपने आप हमारा बन गया वो यूज करेंगे, जो कि क्या है, मिड पॉइंट फार्मूला है, x1 + x2 अपॉन 2 और y1 + y2 अपॉन 2। तो यहाँ पे मुझे अगर वो राधिका है ना, रश्मि है सॉरी, तो रश्मि के लिए हमें पता करना है कहाँ पे वो एकदम बीचों बीच लगा रहे हैं। तो मैं क्या करूंगा उसके कोऑर्डिनेट के लिए, x1 + x2 अपॉन 2 का आंसर, कॉमा y1 + y2 अपॉन 2 का आंसर लिखूंगा। सही है गलत है? सही है या गलत है? एकदम बीचों बीच लगाना है ना, तो मैं उसके लिए x1 + x2 अपॉन 2, y1 + y2 अपॉन 2 करूंगा। तो यानी कि इसके लिए मैं भी क्या करूंगा, 2 + 8 अपॉन 2, 2 + 8 अपॉन 2, 25 + 20 अपॉन 2, 25 + 20 अपॉन 2, तो इट विल बी 10 अपॉन 2 5, and this is 45 upon 2 22.5। तो she will post her flag, रश्मि जो है she will post her flag on the 5th line at a distance of 22.5 मीटर, और फिर जो है ये एग्जैक्टली हाफ पे रहेगा बिटवीन ये दोनों के फ्लैग के। क्लियर है? जो आपने कट किया उसमें डिस्टेंस फॉर्मूला, हाँ डिस्टेंस फार्मूला लगेगा, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द, बोलो क्लैरिटी आई? सवाल में बस बनवा रहे थे और कुछ नहीं था। इसको थोड़ा नजर मारो,
x के लिए होगा बट फिर K is to 1 मत देना। वही लेना पड़ेगा m1 is to m2 से भी जा सकता है m1 is to m2 m1 m2 तो y नहीं y 0 है ना इसमें तो y का फॉर्मूला बिठाना तो आ जाएगा कोई प्रॉब्लम नहीं x, 0 है तो x, 0 मतलब वो 0 भी है k नहीं m2 बस m1 is to m2 तो m2 y1 और m2 y2 अपॉन m1 plus m2 इक्वल टू 0 तो नीचे वाला m1 m2 तो चला गया 0 हो गया फिर इधर के सामने लेके 5m1 आ रहा है और 5m1 आ रहा है और 3m2 आ रहा है माइनस 3m2 आ रहा है 5 माइनस 3 तो माइनस 3m2 इधर ले लेना तो 5m1 3m2 m2 को इधर ले लेता है m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू 5 अपॉन 3 तुझे कहीं ना कहीं से रेशियो चाहिए तो m1 अपॉन m2 तो वो 5:3 और अगर इतना नहीं समझ आया तो अभी थोड़ी देर में क्वेश्चन क्लियर है भैया आई गया इसी का 4 और 5 बहुत ही ज्यादा जरूरी सवाल रेशियो ही नहीं पता अब तक क्या कर रहे थे रेशियो दिया था तो कोऑर्डिनेट पता कर रहे थे यानी कि डालेंगे तो सही लेकिन रेशियो निकालना हमें दिमाग लगाना पड़ेगा देखो बताता हूँ आसान है पर इंपॉर्टेंट बहुत है दिख रहा है ना सवाल तुमको तो फोर्थ क्वेश्चन में बोला फाइंड द रेशियो इन विच दिस लाइन सेगमेंट इज डिवाइडेड बाय दिस मतलब एक लाइन सेगमेंट है -3, 10 और 6, -8 तो बोल रहे किस रेशियो में -1, 6 ने उसको क्या किया है डिवाइड किया है तो लेट द रेशियो बी द सेम m1:m2 दो मेथड बताऊंगा एक मेथड बताऊंगा k:1 मानने वाली और एक मेथड बताऊंगा सीधे m1:m2 लेने वाली इजी कौन सी है दोनों इजी है तो m1 और m2 जो है अब मेरे को ना एक बात बताओ ये जो है ये x1 y1 है और ये जो है x2 y2 है और मैं बीच वाले को क्या लिखता हूँ x और y लिखता हूँ अब रेशियो तो पता नहीं मुझे बोलो x से रेशियो निकाले कि y से रेशियो निकाले किसी से भी निकाल सकते हैं y से निकालते तो y का फॉर्मूला क्या बनेगा y के लिए फॉर्मूला बनेगा m1 y2 प्लस में m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2 अब देखो ये y का वैल्यू कितना दिया है 6 तो 6 इज इक्वल टू m1 पता नहीं है पर y2 का वैल्यू कितना है -8 प्लस m2 पता नहीं है पर y1 का वैल्यू कितना है 10 अपॉन में m1 प्लस m2 मुझे नहीं पता है तो अब तुमको बस सॉल्विंग करनी है m1 m2 इधर देखो अब ये 6 जो है दोनों से मल्टीप्लाई होगा ना मतलब इधर मैं इसको इधर ले लूंगा तो इट विल बी 6m1 प्लस 6m2 इज इक्वल टू -8m1 प्लस 10m2 अब पहले m1 साथ में रखो और m2 को क्या करो साथ में रखो m1 इधर ले लो m2 इधर ले लो तो 6m1 प्लस में ये -8m1 आएगा तो प्लस हो जाएगा प्लस 8m1 इज इक्वल टू 10m2 था ये वाला 6m2 क्या हो गया बाजू में चला गया तो ये बन रहा है 14m1 प्लस में सॉरी इक्वल टू में 4m2 मेरी बात को ध्यान से सुनो रेशियो ढूंढना है रेशियो मतलब फ्रैक्शन रेशियो का मतलब फ्रैक्शन तो यानी कि तुमको m1 अपॉन m2 की शक्ल बनानी पड़ेगी किसकी शक्ल बनानी पड़ेगी m1 अपॉन m2 की अब ये m2 मल्टीप्लिकेशन में 4 के साथ ये इधर आएगा तो ये m1 के नीचे आ जाएगा और ये 14 जो कि इधर मल्टीप्लिकेशन में था ये बाजू में जाएगा तो डिवीजन हो जाएगा और रेशियो सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए मतलब m1 अपॉन m2 जो है वो 2/7 आ रहा है मतलब रेशियो क्या है 2:7 रेशियो मतलब फ्रैक्शन होता है इस बात का ध्यान रखना तो 2/7 मतलब रेशियो क्या है इस सवाल में 2:7 है यही सवाल का एक और तरीका होता है मैं वो दूसरा तरीका करवाता ही नहीं पर एनसीईआरटी के ही एग्जांपल में एक सवाल नहीं बोला है कि व्हाट जैसे यही सवाल है हाँ वो बोलेंगे फाइंड द रेशियो इफ द रेशियो इज k:1 मतलब एक और क्वेश्चन इसको सॉल्व करने का तरीका होता है जिसमें हम रेशियो को k और 1 मान लेते हैं तो उससे भी आंसर आता है तो चलो हम करते हैं ये क्लियर हुआ अब देखो सेम सिनेरियो वापस समझा रहा हूं कि -3, 10 है सर और 6, -8 है और फिर -1, जो है 6 है और रेशियो k:1 मानने से भी आंसर मिलता है पर इसमें एक हल्का सा पार्ट है वो हल्का सा पार्ट समझ कोई प्रॉब्लम ही नहीं है अब देखो जहां पे k है उस चीज को सॉल्व करना अब k जो है वो यहाँ पे दिया हुआ है अब बोलो वापस x या y अब यहाँ पे हमने y से किया था अब x से ट्राई करें अब x से ट्राई करें तो x का फॉर्मूला क्या आएगा m1x2 प्लस m2x1 अपॉन में m1 प्लस
m1 प्लस m2। तो x का वैल्यू -1 है इज इक्वल टू m1 इस बार k है तो k इंटू x2 का वैल्यू 6 है प्लस m2 1 है तो 1 इंटू -3 अपॉन में k प्लस 1 है। अभी k प्लस 1 -1 के बाजू में चढ़ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 6k -3, ये हो जाएगा -k -1 इज इक्वल टू 6k -3। जीरो हो तो x के अगला वाला सवाल। तो अब इसमें जो है फर्दर सॉल्व करो। अब k को साथ में रखो, उसको इधर रख लो तो -1 प्लस 3 हो जाएगा, -3 इधर आएगा और ये हो जाएगा 6k प्लस k तो ये हो जाएगा 2 इज इक्वल टू 7k दैट इज k इज इक्वल टू 2/7। अब मेरी बात को ना दो तरीके से समझाता हूँ इसके बाद k इज टू 1 है ना, मतलब 2/7 है। अब तुम बोलो डिनोमिनेटर में 7 ऐसे डिनोमिनेटर चलता है क्या रेशियो में, तो इसको सिंपलीफाई कर रहे हो तुम, क्या कर रहे हो 7 से मल्टीप्लाई करते हो। डिनोमिनेटर का 7 प्रॉब्लम दे रहा है, डिनोमिनेटर में रेशियो में कभी नंबर लिखते नहीं है, इसको सिंपलीफाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे दोनों जगह को 7 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2:7 हमारा आंसर आ गया। ये पहला तरीका एनालाइज करने का। दूसरा तरीका क्या है, रेशियो तो सर आपने बोला k:1 मतलब k/1 फ्रैक्शन में, k/1 फ्रैक्शन में। अब तुम ही लोग मुझे बताओ 2/7 अपॉन पूरे के नीचे 1 है, नीचे के 1 का कोई मतलब बच जाता है क्या? मतलब रेशियो क्या है 2/7 दैट इज 2:7। कोई भी तरीके कर लो आंसर तो सेम ही आएगा। तो यानी कि ये एनालिसिस है कि भाई तुमको इनमें से जो समझ आता है तुम वो तरीका फॉलो करो। मेरे को मैथमेटिकल के तरीके से पसंद ये वाला आता है, मैथमेटिक्स की भाषा इस पे ज्यादा डिफाइन होती है, उसमें प्रॉब्लम नहीं है कुछ, मेरा पर्सनल ओपिनियन है इसके लिए। क्लियर हुआ? ये बढ़िया सवाल था है ना, हमने दो मेथड से किया, इतना बड़ा सवाल नहीं है, हमने दो मेथड से किया है और पूरा क्लियर हो गया। बड़े आगे बोलो जी, बड़े आगे। इसी तरीके का एक सवाल है लेकिन एक एलिमेंट चेंज कर दिया है, बहुत आसान कि फाइंड द रेशियो in which the line segment A और B is divided by x axis। अब x axis का कोई भी कोऑर्डिनेट क्या होता है x, 0 होता है, कोई भी x axis का कोऑर्डिनेट क्या है x, 0 है। तो यहाँ पे भी मैं बोला था कि सेक्शन फार्मूला में तुम लोग विजुअलाइज करो, इलस्ट्रेट करो। -1 अच्छा नहीं 1 नहीं है, 1, -5 है और B का कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है -4, 5 दिया हुआ है और इधर बीच में रेशियो क्या है x, c। कितना है रेशियो भाई? अच्छा रेशियो बोल रहा था मैं, कोऑर्डिनेट क्या है x, 0, रेशियो नहीं पता। अब तुम मुझे बोलो कौन सा लूं, m1:m2 लूं कि k:1 लूं? हाँ वो तो लेना ही है, लेकिन m1:m2 लूं कि k:1 लूं? दोनों में से कोई भी चलता है, तो मेरा पर्सनल m1 m2 ले लेते जो फेवरेट है मुझे, तो m1:m2 ले लो। सर पर इसमें x भी ले सकते ना कि x की वैल्यू नहीं आएगा ना, दो वेरिएबल ऑलरेडी मिसिंग है, तीसरा भी मिसिंग है। अभी वही समझाने जा रहा हूँ खैर मैं। अब इस सवाल में जैसे मैंने उधर तो ऑप्शन दिया था, तुम x बोलो y बोलो किसी में से भी आंसर ले आऊंगा, यहाँ पे नहीं ला सकता क्योंकि ये वैल्यू ही मिसिंग है। ये वैल्यू जो है ये खुद में ही मेरे पास मिसिंग है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, मैं इससे नहीं ला सकता, मुझे इसी से लाना पड़ेगा। ये चालू है ना, रिकॉर्डिंग चल रही है ना, तो इसी से मुझे क्या करना पड़ेगा, लाना पड़ेगा। तो y लेना पड़ेगा, मिसिंग वेरिएबल है, ऑलरेडी दो वेरिएबल मिसिंग है, तीसरा मैं नहीं कर सकता, तो 0 वाला चीज ले लो। तो y का फॉर्मूला ले लो जो कि बनेगा m1/2 प्लस m2/1 अपॉन में m1 प्लस में m2। y का वैल्यू 0 है तो m1 कितना दिया हुआ है, m1 ही है खैर, y2 कितना है 5, m2 कितना है m2 है, y1 कितना है -5 अपॉन में m1 प्लस m2। क्यों मुझे पसंद है ज्यादा, ये पूरा बाजू में जाके 0 ही हो जाएगा, कोई टेंशन ही नहीं, पूरा m1 * m1 प्लस m2 0 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो कुछ भी वैल्यू होने वाली हो आंसर तो क्या आएगा 0। और बचता क्या है 5m1 और माइनस, थोड़ा अच्छे से लिखते हैं 5m1 माइनस 5m2। अभी -5m2 इधर ले लो तो प्लस हो जाएगा क्योंकि रेशियो में नेगेटिव नंबर पसंद नहीं आते। अब तुम मुझे बताओ m2/m1 नहीं है रेशियो, तो इसको इधर लेने की गलती मत करना, आंसर तो खैर इस वाले में सेम है पर m2 को उधर भेजना, तो m1/m2 इसी को नीचे भेजेंगे तो, और ये 5 नीचे चला जाएगा, खैर यहाँ पे तो 5 ही है तो 1/1 है, तो m1:m2 जो है 1/1 है, मतलब 1:1 का रेशियो है। सवाल खत्म नहीं हुआ, कोऑर्डिनेट भी ढूंढना है, कोऑर्डिनेट ढूंढना है, x ढूंढना है। x का फार्मूला क्या था 1x2 + m2x1 वाला, क्या x ढूंढना है ना, तो m1x2 + m2x1 अपॉन में m1 + m2 ढूंढना पड़ेगा। तो m1 और m2 का वैल्यू तो 1 और 1 आ गया। अब कोई प्रॉब्लम है क्या, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 आया, x2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है बोलो -4, फिर प्लस में वापस से 1 आया, x1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 1 ही दिया हुआ है और नीचे 1 + 1, तो ये हो रहा है -4 + 1 अपॉन में 2 -3/2 -1.5। तो कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट पूछा है, सिर्फ इतना रख के मत छोड़ना, आधा मार्क कट जाएगा बोर्ड में। कोऑर्डिनेट पूछा है, कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिखना कि -1.5, 0।
ठीक है, ठीक है ना भाई। तो ये रेशियो ढूंढने वाला भी हमारा काम हुआ। छठा सवाल पे चांद सितारे लगा दो, बेसिक वाले लिख लो, विल बी आस्क्ड इन बोर्ड 2027 आने वाला है। छठा वाला क्वेश्चन तो बेसिक वालों को अभी से बोल दिया तुम्हारे इस साल के बोर्ड में आने वाला है, तो उस तरीके से इसको याद कर लेना। 6 वाला क्वेश्चन है, बहुत इजी है, कुछ नहीं है, पर कंसेप्ट एक छोटा सा। ये मिटा दो, खैर ये मिटा दो। और ये 6 वाला जो है बहुत जरूरी है, इस साल आएगा। क्या बोल रहा है, 1, 2, 4, y, x, 6, 3, 5 आर वर्टाइसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर। टेकन इन ऑर्डर है मतलब a b c d। तो ये जो चार कोऑर्डिनेट है ये पैरेललोग्राम के वर्टाइसेस है। मैंने बोला था इलस्ट्रेट कर लो, इलस्ट्रेट करना ही सबसे अच्छा है। तो 1, 2, 4, y, मेरे 4 और y में कंफ्यूज मत हो जाना है, सही है, थोड़ा बेटर है। बोल एंगुलर पॉइंट्स क्या होता है? देखना पड़ेगा एक बार, देखता हूँ शांति से। ये हमारे पास ऐसा एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, पैरेललोग्राम यहाँ पे हमें दिया हुआ है। बोले x और y का वैल्यू ढूंढना है ये, और मुझे बता दिया पैरेललोग्राम के वर्टाइसेस हैं। मैं यहाँ पे ना मिड पॉइंट फार्मूला का यूज करने वाला हूँ और बहुत मस्त तरीके से यूज करने वाला हूँ। कैसे, मैं डायगोनल्स ज्वाइन कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, डायगोनल्स को ज्वाइन कर लिया। मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनो, पैरेललोग्राम के डायगोनल्स इक्वल होते हैं नहीं होते, पर बाइसेक्ट जरूर करते हैं। डायगोनल्स तो इक्वल नहीं है पर बाइसेक्ट जरूर करता है। बाइसेक्ट करने का पता है क्या मतलब है, ये जो बीच का कोऑर्डिनेट है o, मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनना, ये जो बीच का कोऑर्डिनेट है o, वो इस वाले डायगोनल को भी दो इक्वल पार्ट में बांट देता है और इस वाले डायगोनल को भी दो इक्वल पार्ट में बांट देता है। इसका ये मतलब है क्या कि सर o इज द मिड पॉइंट ऑफ दिस डायगोनल आल्सो एंड दिस डायगोनल आल्सो। o इज द मिड पॉइंट ऑफ दिस डायगोनल आल्सो एंड दिस डायगोनल आल्सो। अगर o के कोऑर्डिनेट निकालने हैं मुझे, तो मुझे मिड पॉइंट फार्मूला लगा देना है। मुझे क्या करना पड़ेगा, मिड पॉइंट फार्मूला लगाना पड़ेगा। देखो छोटा सा सवाल है, खत्म होने आ गया। तुम बोलोगे है चालू भी नहीं किया, खत्म होने आ गया। AC का, AC के पर्सपेक्टिव से तुम देखो, अगर ये वाले डायगोनल को देखते हो तो O जो है, O इज मिड पॉइंट ऑफ AC। इसका मतलब जो O का वैल्यू है इट इज 1 + x/2, सही है ना, 1 + x/2, 2 + 6/2। सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ, है ना, कि O जो है वो AC का मिड पॉइंट है। इसका मतलब मिड पॉइंट का x1 + x2/2 फार्मूला होता है। अभी हमने देखा कि x1 + x2/2, y1 + y2/2 के जो O के कोऑर्डिनेट है फिर वो कैसे बनेंगे, 1 + x/2, 1 + x/2, 2 + 6/2, 2 + 6/2 ये बना। लेकिन एक बात वापस पूछता हूँ, O जो है वो तो खैर BD का भी मिड पॉइंट है ना, वो तो BD का मिड पॉइंट है। अगर BD के तरीके से देखते हो तो इसका वैल्यू आ रहा है 3 + 4/2, 5 + y/2। तो BD के तरीके से देखोगे तो 3 + 4/2, 5 + y/2 आएगा। अब तुम लॉजिक सोचो कि है तो दोनों O के ही कोऑर्डिनेट ना, दोनों के दोनों है तो O के कोऑर्डिनेट, मतलब दिस वैल्यू एंड दिस वैल्यू इज एंड दिस वैल्यू एंड दिस वैल्यू इज सेम। इसी लॉजिक पे रहो, आ जाएगा आंसर। तो 1 + x/2 जो है वो 3 + 4/2 के बराबर है, और जो 2 + 6/2 है, देखो मैं इसमें सिंपलीफाई नहीं कर रहा, और वो 5 + y/2 के बराबर है। अब इसको सॉल्व करो, 2 तो काट दो, तो 1 + x = 3 + 4 यानी 7, तो x = 7 - 1 6, और यहाँ पे भी 2 काट दो, तो 8 = 5 + y हो जाएगा, तो y = 3। तो x और y का वैल्यू क्या आ गया, 5 और 3 आ गया। समझे, आएगा बोर्ड में तुमको, बेसिक वाला अभी से बता रहा हूँ, आने ही वाला है। तो ये हमारा पैरेललोग्राम का हमारे पास ये है। हमारे इसका जो आखिरी एग्जांपल है ना, जैसे एक्सरसाइज से चालू होने वाला एग्जांपल, वो भी पैरेललोग्राम वाले सवाल है, मतलब एकदम सिमिलर क्वेश्चन है, सेम टू सेम है। तो तुम लोगों को और प्रॉपर वे में कैसे लिखना है तो वहां पे भी तुम एनसीईआरटी भी देख सकते हो। पर लॉजिक समझे कि जो O है इसके बेसिस पे O के कोऑर्डिनेट मेरे को चाहिए ही नहीं। मैंने पूरे सवाल में O के कोऑर्डिनेट नहीं निकाले, मैंने तो x y जो मेरे वर्टाइस के कोऑर्डिनेट है वही निकाला, लेकिन O को मैंने मदद दी कि चारों कोऑर्डिनेट वर्टाइसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम है, तो O जो है वो दोनों डायगोनल का मिड पॉइंट है। तो O का वैल्यू एक बार AC डायगोनल के अकॉर्डिंग निकाल लिया, एक बार BD डायगोनल के अकॉर्डिंग निकाल लिया, और अब ये वैल्यू तो बराबर है, ये वैल्यू तो बराबर, इक्वेट किया, x और y का आंसर। समझे, बोलो जी, समझे, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पसंद है मेरे को ये क्वेश्चन। सर इसके बाद कौन सा चैप्टर? स्टेट 4 ही क्वेश्चन बचे जी, 4 ही क्वेश्चन बचे हैं, पर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की RS अच्छी है, वो करनी पड़ती है। आज नहीं करेंगे, डोंट वरी, करेंगे। चलो, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ए।
where AB is the diameter of a circle जिसका सेंटर ये है और B के कोऑर्डिनेट ये है। सवाल ध्यान से पढ़ना, सवाल ध्यान से पढ़ना। रख दे। सवाल में क्या बोला है कि A के कोऑर्डिनेट ढूंढने हैं, इसमें AB क्या है, डायमीटर है। बहुत आसान सवाल है, कुछ नहीं है। AB डायमीटर है और सेंटर के कोऑर्डिनेट ये दिए, ऐसा दिया है। इलस्ट्रेट करो, ये सर्कल है, ये अगर AB डायमीटर है और ये हमारे पास सेंटर है हो, तो सेंटर की कोऑर्डिनेट देके रखे 2, -3। सेंटर की कोऑर्डिनेट क्या दिए है बोलो, 2, -3 और B का भी कोऑर्डिनेट दे दिया 1, 4। A का कोऑर्डिनेट ढूंढना है x, y मान लो। अब एक बात बताओ, अगर ये डायमीटर है तो ये मिड पॉइंट है या नहीं? डायमीटर है तो मिड पॉइंट है। तो मतलब कि मुझे पता है कि x1 + x2 अपॉन 2 जो है वो किसके बराबर आएगा, 2 के बराबर आएगा, जो सेंटर में x का कोऑर्डिनेट है। और y1 + y2 अपॉन 2 जो है वो किसके बराबर आएगा, -3 के बराबर आएगा कि नहीं आएगा? तो x1 y1 इसको मान लो, x2 y2 इसको मान लो। मतलब बेसिकली x + 1 अपॉन में 2 = 2। तो ये x + 1 = 4, x = 3। और फिर y इधर है तो y + y2 कितना है, 4। तो y + 4 अपॉन में 2 = -3। तो y + 4 = -6। जब +4 बाजू में जाएगा -4 हो जाएगा, तो -6 - 4 y = -10। तो a के कोऑर्डिनेट क्या है फाइनली, 3, -10। ठीक है, x और y निकाल के छोड़ मत देना। पानी पी लो भाई, फिर तो हंसी आ रही है। पानी पी लो ना, पानी ले ले किसी से। तो x और y निकाल के छोड़ मत देना, पूरे a का कोऑर्डिनेट लिखना। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट a बोला है, तो a का कोऑर्डिनेट -3, -10 है। ये मैं क्यों बार-बार रिपीट कर रहा हूँ, आधे करके मार्क्स निकल जाते हैं। 100 मार्क का पेपर अगर 80 का 80 लिख कर आओगे ना, तो भी 79 नहीं आएंगे अगर ये नहीं डालोगे तो। बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चों के मार्क्स बहुत जाते हैं, बहुत दुख में रह जाते हैं बच्चे कि अरे ऐसी चीज कैसे मार्क्स चला गया। तो यानी कि a का कोऑर्डिनेट 3, -10 है। इस चीज को ध्यान रखना, जो पूछा है प्रॉपर लिखना। चलो, ये क्लैरिटी आई, बोलो ये क्लैरिटी आई। 8वें सवाल के सितारे मार दो, स्टैंडर्ड वालों के लिए बहुत जरूरी है। बेसिक को तो है ही, एनसीईआरटी की सारी चीज बेसिक को तो होती है, पर स्टैंडर्ड वालों के लिए ज्यादा जरूरी है। इसी का ये वाला तेरे को आना चाहिए। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है कि इफ a and b are this and this coordinate, a और b जो है वो ऐसे कोऑर्डिनेट दिए रिस्पेक्टिवली, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ p such that, यहाँ पे कोई हमें रिलेशन दिया है जो भी है, and p lie on the line segment AB। तो एक बोले AB है, एक हमें बोला कि AB है, a जो है वो -2, -2 है, और जो b है वो 2, -4 है। और बोले एक पॉइंट है P, मुझे नहीं पता उसके कोऑर्डिनेट क्या है, और उसके कोऑर्डिनेट ही मुझे ढूंढने हैं, और हमें एक रिलेशन दिया है। देखो रेशियो मिसिंग है, रेशियो नहीं है, और हमें वो रिलेशन दिया है, तो मुझे लगता है रिलेशन का ही काम है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं AP जो है 3/7 AB के बराबर है। एक सिंपल सी बात बताऊं, रेशियो होता है AP:BP का। रेशियो किसका होता है, AP:BP का। तो मुझे इसमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि BP भी आ जाए। मुझे इसमें क्या करना चाहिए, कुछ ऐसा करना चाहिए कि BP भी आ जाए। कैसे आएगा समझाता हूं। इसका पहले तुम लोगों को जनरल सेंस समझा देता हूं। AP 3/7 है AB का। अगर तुम इस AB को यहाँ पे लेते हो मल्टीप्लिकेशन में, बाजू में आएगा डिवीजन में आ जाएगा, मतलब AP/AB जो है वो 3/7 है। पर ध्यान दो, AP इतना है, AB इतना है, रेशियो इतना और इतने का लेते हैं। रेशियो जो है वो इतने और इतने का लेते हैं। यहाँ पे जो मेरे पास वैल्यू बन रही है वो इतने और इतने का बन रही है कि ये 3 पार्ट है और ये पूरा 7 पार्ट है। तो लॉजिक हमारा ये बोलता है कि अगर सर ये 3 पार्ट है, ये 7 पार्ट है, तो ये कितने पार्ट हो गए, 4 पार्ट होगा। तो रेशियो तो 3:4 है। रेशियो तो क्या है, 3:4 है। और मुझे नहीं लगता कि आप तुम लोग ये ढूंढने में मदद होगी। एक्स और वाई अब तो आ जाएगा, पर ऐसे तो नहीं लिख सकते ना। लिखेंगे कैसे, लिखने के लिए प्रॉपर स्टेप्स हैं। कैसे मैं समझाता हूँ। AP जो है वो 3/7 AB के बराबर है। तुम लोग क्या करो, 7 को इधर ले लो तो 7 AB बन जाएगा। और जो AB है इसको मैं AB + BP लिख सकता हूँ ना। AB को जो है मैं 3 × AP + BP लिख देता हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा, 7AB = 3AP प्लस में 3BP। 3AP लेके माइनस कर दो तो 7AP - 3AP = 3BP। तो ये आ जाएगा 4AP = 3BP। और मैंने बोला था AP/BP चाहिए, तो BP अगर इधर आएगा तो 4 को बाजू में जाना पड़ेगा। तो रेशियो कितना आ गया सर, 3:4 का। ठीक है, रेशियो कितना आ गया, 3:4 का रेशियो आ गया। और अब जो है तुम लोग कर सकते हो सॉल्व, करके दो सॉल्व, चलेगा ना। अरबी ठीक है, खांसी भी नहीं रुकी है, पानी नहीं पिया क्या,
पहले रूट इन्फेक्शन हुआ, उसके बाद इसीलिए सर्दी हुई, फिर बहुत मैंने- बहुत खराब चीज होता है, पता है ये सब मेरे को भी एक बार हुआ था, पगला गया था। छुट्टी ले ले 10 दिन की। मार दूंगा तेरे को, छुट्टी लेने 10 दिन की। देख ले अभी तेरे मार्क्स कम आए इसलिए बोल रहा है वो, लेकिन तुझे छुट्टी नहीं लेनी है। ज्यादा भी मारो तो एक दिन की ले लेना। चलो ये क्लियर हुआ। अब आगे का सॉल्विंग करूँ क्या? 3:4 का रेशियो तो आ गया, अब तुम लोग कर सकते हो। चलो 2 सवाल और बचते हैं। टेंशन मत करो, 10वां सवाल ऑलरेडी हो जाएगा, बहुत आसान है। देखो पहले 9th करो, इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है ना। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड द लाइन सेगमेंट इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। अगर तुम लोग ट्राइसेक्शन के बारे में बहुत अच्छे से समझ गए हो ना, तो ये भी बहुत आसान है। हाँ, ट्राइसेक्शन क्या था? फिर परफेक्ट। ट्राइसेक्शन क्या था? 2:2 फिर 3:1। समझ गया बहुत उसको तो पर एक और मस्त तरीका बता दो हम इसको सॉल्व करने के लिए। पहले ये समझो 4 इक्वल पार्ट का मतलब क्या है। ए और बी के बीच में ऐसे पॉइंट्स हैं जिन्होंने इसको 4 पार्ट में बांट दिया। ए क्या है? -2, 2 है, और बी क्या है? 2, 8 है। 4 पार्ट में बांटने वाले 3 कोऑर्डिनेट हो सकते हैं कि इस 3 कोऑर्डिनेट में इसको 4 इक्वल पार्ट में, 4 इक्वल पार्ट होता है तो 4 इक्वल पार्ट में बांट दिया है। तो इसको मान लो सी है, ये डी है, ये ई है। मेरी बात को एक बार सुनना ना जरा ध्यान से। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि अगर तुम सी के लिए कोऑर्डिनेट निकाल रहे हो तो रेशियो क्या बनेगा? इससे पहले एक पार्ट है और इसके बाद 3 पार्ट है, तो 1:3 बनेगा। सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? कि सी का कोऑर्डिनेट निकाल रहे हो तो सी से पहले एक पार्ट है और सी के इस तरफ में 3 पार्ट है, तो 1:3 का रेशियो बनेगा। डी के लिए निकाल रहे हो कोऑर्डिनेट तो इसके पहले 2 पार्ट है, इसके पहले भी 2 पार्ट है, तो रेशियो क्या बनेगा? 2:2। और अगर ई का 2:2 को 1:1 भी लिख सकते हो, सिंपलीफाई हो रहा है ना। ई के लिए देख रहे हो तो इससे पहले 3 पार्ट है और इससे पहले 1 पार्ट है, मतलब रेशियो क्या बनेगा? 3 बार सेक्शन फॉर्मूला लगा लेना। अगर ये नहीं पसंद आता है, एक मस्त तरीका बताता हूँ। एक बात बताओ ना, डी टेक्निकली मिड पॉइंट है नहीं है ए बी का? तो ओरली करना है मेरे साथ। -2 + 2 कितना होता है? 0, 0/2 तो 0 ही रहेगा। और 2 + 8 5 और 2 + 8 10, 10/2 5। डी के कोऑर्डिनेट है सी जो है ए और डी का मिड पॉइंट है। सेकंड फार्मूला क्या वो 3-1 कैलकुलेशन नहीं करना है ना, 3-3 लेकर, तो वो है। अब सी जो है वो ए और डी का मिड पॉइंट है नहीं है, तो यानी कि -2 + 0/2 -1, 2 + 5/2 3.5 हो जाएगा। और ई किसका मिड पॉइंट है? डी और डी का, तो 0 + 2/2 1 और 5 + 8/2 6.5। ऐवे भी मिड पॉइंट फार्मूला से भी आ सकता है। सेक्शन फार्मूला लगाना हो तो सेक्शन फार्मूला लगा दो या मिड पॉइंट फार्मूला का यूज कर लो, आंसर तो सेम आएगा। अब एनसीईआरटी एक्चुअली नशे कर रही थी, तो उन्होंने डिस्टेंस फार्मूला की एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन जो है इसमें डाल दिया, जो कि है क्वेश्चन नंबर 10। फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस। अगर वर्टाइसेस इतने, एक रोम्बस है ना, एक रोम्बस है, मान लो ये 3,0, मान लो क्या दिया ये 3,0 4,5 -1,4 और -2, -1। ये एक रोम्बस है, इसके हमें क्या करना है? एरिया निकालना है। अब अगर ये ए बी सी डी है तो एरिया का फॉर्मूला डायगोनल से जुड़ा हुआ है। रोम्बस के एरिया का फॉर्मूला हिंट में भी दिया है, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स होता है। मतलब इस क्वेश्चन के हिसाब से डायगोनल जो है उसका प्रोडक्ट करना पड़ेगा, यानी कि इसका जो एरिया आएगा वो आएगा हाफ इंटू AC इंटू BD। सही है ना? और ये AC और BD डिस्टेंस फार्मूला से नहीं आएगा क्या? तो इसमें सेक्शन फार्मूला का कोई रोल ही नहीं है, गलती से आया हुआ है ये। तो AC जो है इसका डिस्टेंस फार्मूला से डिस्टेंस निकाल लो, इसका डिस्टेंस फार्मूला से डिस्टेंस निकालो, हाफ इंटू दोनों डायगोनल्स कर देना, एरिया आ जाएगा। समझ गए? चैप्टर खत्म।